ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार, भारतीय बाजार में निचले स्तरों से फिर कोशिश रिकवरी की। क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, निफ्टी में करीब 70 पॉइंट का सुधार, निफ्टी 17,800 के करीब, सेंसेक्स में भी नीचे से 250 पॉइंट की रिकवरी। छोटे शेयरों में दिख रही है अच्छी खरीदारी। कल की जोरदार गिरावट के बाद आज फिर इप्का के शेयर में दिखा बिकवाली का दबाव। कॉनकॉल में क्लैरिफिकेशन के बावजूद स्टॉक में 20% का नुकसान। यूनिकेम डील के बाद सेंटिमेंट हुआ है खराब। डिविडेंड, बोनस, बायबैक की नई पॉलिसी से गुजरात की लिस्टेड कंपनियों में जबरदस्त तेजी। गुजरात एल्कलीज, GSFC, GNFC में 18% तक की तेजी। मुनाफे का 30% के बराबर देना होगा डिविडेंड। आने वाले मारुति के नतीजों से पहले रफ्तार में दिखा ऑटो सेक्टर। मारुति, टाटा मोटर्स और आयशर में 1.5% तक की तेजी। चौथी तिमाही में मारुति के मुनाफे में करीब 50% उछाल की उम्मीद। मारुति के अलावा निफ्टी की 3 और कंपनियों के आएंगे नतीजे। Q4 में बजाज फाइनेंस की आय 24% और मुनाफा 28% बढ़ने का अनुमान। HDFC लाइफ और SBI लाइफ के नतीजों का भी बाजार को इंतजार। और नतीजों के लिहाज से कल एक और बड़ा दिन। निफ्टी की 5 कंपनियां HUL, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, विप्रो और टेक महिंद्रा पेश करेंगे अपनी चौथी तिमाही के नतीजे। 11% बढ़ सकता है HUL का मुनाफा, 5 से 6% की वॉल्यूम ग्रोथ संभव। चलिए, स्वागत है आपका शो में। और मुंबई से मैं और हर्षदा आपके साथ, और दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे। और अगले 1.5 घंटे में पेनल्टीमेट डे ऑफ द सीरीज कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक से एक बेहतर स्ट्रैटेजीज लाएं निफ्टी और इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर। आज सुबह शो की शुरुआत हमने की थी एक चीज़ कहकर माल लाओ, वो जो गुजराती में कहावत है। और वो आज मतलब इतने भाग जाएंगे शेयर्स, ये मतलब पता था कि शेयर्स भागेंगे, लेकिन कई केसेस में 10 से 20% की तेज़ी। तो वो तो खैर एक अपनी चाल चल रहे हैं शेयर्स। लेकिन हर्षदा, आज मार्केट ने एक अच्छी चीज़ की। आज मार्केट ने आपको, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए लेवल्स के तो हम रोज बात करते हैं और कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। आज की मॉर्निंग कॉल एकदम लेवल्स के हिसाब से ठीक रही, लेकिन मैं इसको इसलिए रिविजिट कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो दिन है वो एक लेसन है कि मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आप मार्केट के टेक्सचर को समझें और जान लें कि कौन सी मार्केट आपको कितने पॉइंट्स देने के मूड में है। जैसे कई मार्केट आपको 50-60 पॉइंट देंगी, आप उसको 50-60 पॉइंट जब मिले तो उसको ले लीजिए। और कई मार्केट में आपको 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे। आज सुबह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। मैं और व्यूज अब शो कर रहे थे, दोनों ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। वो जो ऑप्शंस का जोन था जो सुबह डिस्कस हुआ था, वहां से एक शानदार रिकवरी। और हायर लेवल पर देखिए फिर सेल जोन पर आकर वो अटक भी रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। अब आखिरी के 1.5 घंटे में क्या पुश मिलता है, वो कॉल राइटर्स के जोन से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। लेकिन टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है। ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स आपको बाय ऑन डिप्स की मिल रही हैं। कल भी वो मिली आपको, आज भी मिली। कल हालांकि लास्ट के घंटे में सेलिंग आई थी, लेकिन ओवरऑल टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। और आज ब्रॉडर मार्केट में आपको दोनों साइड बहुत अच्छी ट्रेड्स मिली है, बाय साइड पर भी, सेल साइड पर भी। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये मार्केट दिखने में बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बीनीथ द सरफेस इतना बोरिंग है नहीं। कल हम 17,807 तक ऊंचाई पे पहुंचे थे, आज 810 के लेवल्स। तो क्लियरली ये जो रेंज है, अब कोशिश कर रही है कि 800 के और भी करीब जाने की। और होपफुली कल आप जैसे अभी मेंशन कर रहे थे कि इसके ऊपर का क्लोज देखने को मिलेगा। आज की क्लोजिंग के लिए क्या और अग्रेशन के साथ वो तेजी आती हुई दिखाई देगी अनुज? क्योंकि फर्स्ट हाफ लार्जली थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट था, लेकिन डिप पर जिसने खरीदा उसकी तो चांदी। ठीक है, आज में एक फ़र्क है। आज हम जब स्टेप इन कर रहे हैं ट्रेड में तो यूएस फ्यूचर्स थोड़े ऊपर हैं, क्योंकि आज यूएस में अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स का रिएक्शन आएगा। आफ्टर आवर्स में वो दोनों स्टॉक काफ़ी ऊपर हैं, तो हमको पता है। तो एक तरीके से आज मार्केट शायद थोड़ा सैंग्विन होकर जाए लास्ट आवर में। लेकिन देखिए हर्षिता, आज का हाई और लो देखिए, एग्जैक्ट 99 पॉइंट्स की रेंज है। निफ्टी में 99 पॉइंट्स आज की डेट में क्या होते हैं, वो भी अगर आप ये मान लें कि आपने हाई और लो दोनों कैप्चर कर लिए, जो कोई नहीं कर पाएगा, तो
इसके लिए आपको 60-70 पॉइंट ही मिले होंगे। 17,700 की पुट और 17,800 की कॉल, ये बेसिकली पूरा सार है इस मार्केट का। ये प्री मार्केट सेटअप में भी सार था और ये पोस्ट मार्केट में भी यही इसका सार है। देखिए 17,800 की कॉल में करीब 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, ज़्यादा प्रीमियम जंप है नहीं 13%। और 17,700 के पुट में क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 2 करोड़ शेयर्स हो गए अब यहाँ पर, और क्या प्रीमियम कोलैप्स हुआ है। तो ये कुल मिला के 3.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। ये है जोन बेसिकली, इसी में आपको ट्रेड करना है। 17,700 17,800 सुबह मार्केट ने वो जोन बचाया। 17,675 725 बाय जोन था। निफ्टी ने 17,711 से रिवर्सल दिखाया और पहला जो बेस था वो बचा लिया निफ्टी ने। सेकंड सपोर्ट जोन तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फर्स्ट रेजिस्टेंस कल का हाई 17,807, आज का हाई ऑलमोस्ट मोर और लेस वही है। बड़ा रेजिस्टेंस है अब 17,000, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 17,807 होना चाहिए और 17,863, ये वही मतलब 18 हो जाएगा तो खैर अब मुंह से निकल गया तो 18 भी आएगा वैसे। लेकिन 17,808 और 17,863 मेरा कहने का मतलब ये था। तो बड़ा रेजिस्टेंस अब 17,863 पर है। अब आइए बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट 300 पॉइंट कॉल्स में और 300 पॉइंट पुट्स में जबरदस्त बिल्डअप है। 42,500 की कॉल की पुट, 600 और 700 की पुट, यहाँ पर शानदार बिल्डअप, और 700, 800 और 900, 42,700, 42,800, 42,900 ये कॉल्स में बिल्डअप। तो ये आपको बता रहा है बेसिकली कि आप अभी भी उस ऑप्शन राइटर के जोन में है। ये देखिए ये आपके स्क्रीन पर ये कॉल्स हैं इस समय, और ये राइट हैंड साइड पर पुट्स हैं। पुट्स में देखिएगा ज़बरदस्त बिल्डअप है, इवन कॉल्स में भी अच्छा खासा बिल्डअप है। तो ये बेसिकली आपका एक जोन है। एक सुबह अप्रोच थी 42,500 से 600 पे बाय करने की, 500 तक गया, वहाँ से बाइंग आई हायर लेवल पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि 800 से 900 जो है बहुत टफ रेजिस्टेंस जोन है, टाइम लगेगा। पोजिशनली लॉन्ग रहें, न्यू हाई आएंगे बैंक निफ्टी में मई सीरीज में। अप्रैल में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और मार्केट अब बस आपको इस रेंज में घूमेगा, लेकिन तैयारी है अगली सीरीज में नया हाई बनाने की। जी हाँ, तो उम्मीद नए सीरीज में नए हाई की। ऑफ कोर्स होपफुली मई का महीना और भी रौनक लाएगा इस मार्केट में। विरूप, ऑफ कोर्स कल एक्सपायरी, लेकिन रोल ओवर की पोजीशंस और मजबूत दिख रही हैं। गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। यस, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहे हैं हर्षिता, स्टॉक स्पेसिफिक टॉक्स, बैंक निफ्टी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, लेकिन उससे बड़ा क्रिटिकल पार्ट है कि पीएसयू बैंक्स जिन्होंने कल एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया था, मैं यहाँ पे शुरुआत उन्हीं से करूंगा। बोथ एसबीआई, कैनरा बैंक है डे हाई। पीएसयू बैंक्स में अच्छा स्विंग नजर आ रहा है, दोनों ही स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, स्पेशली कैनरा बैंक। सिर्फ एक अलर्ट के तौर पर आप देखिए यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, इनके रोलोवर्स पे आता हूँ, बट पीएसयू बैंक इंडेक्स इस वक्त डे हाई पर है। एक स्विंग आ रहा है, ट्रेडर्स को सूचित करता हुआ मैं यहाँ पे। रोलोवर्स पे आते हैं, लेट्स ब्रिंग निफ्टी बैंक। निफ्टी पे करीब 43% और निफ्टी बैंक में 52% है। ये पिछले सीरीज में भी रहा था, एक प्रीमियम कमान किया था रोलोवर्स के टर्म्स में बैंक निफ्टी ने, और इस बार भी लीड कर रहा है बैंक निफ्टी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव रोलोवर्स, याद रखिएगा। कुछ स्टॉक्स जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर है उसमें आप अगर जाए तो इस बीच आई थिंक पूना वाला फिनकॉर्प के नंबर्स आए हैं, पहले वो ले लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। रेवेन्यू करीब 50.5%, 50.3% बढ़ के, और प्रॉफिट रहा है 180 करोड़ रुपए, जो कि एक्सपेक्टेशन थी करीब 90 करोड़ रुपए की, और रेवेन्यू करीब 576 करोड़ रुपए वर्सेस 383, यानी यहाँ पे करीब 50.3% का इजाफा है। पूरा वाला फिनकॉर्प लिखा है आपकी स्क्रीन पे, एग्जैक्टली एट डे हाई 320, 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ है। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, स्पेशली अगर आप बॉटम लाइन देखें और टॉप लाइन, मार्जिन्स के अगर आप देखें नंबर्स कुछ देर में आएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर फोकस करें, फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स। और जैसे जैसे नंबर्स आएंगे मैं आपको सूचित करूंगा, लेकिन जो प्राइमर फेज से अगर आप देखें, 2 फिगर्स हैं मेरे पास, उसमें वाई बेसिस पे एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट। ये देखिए आई की फिगर आप मेरे स्क्रीन पे 383 करोड़ रुपए ये फिगर रही है, से बढ़कर लगभग 576 करोड़ रुपए, और बॉटम लाइन में वाई बेसिस पे करीब 53% का इजाफा। एक बार फिर से लौटते हैं उन फिगर्स पे, कुछ देर में नंबर्स को फिर देख लेंगे और फिगर्स पे लौटते हैं, फिर चलेंगे आई थिंक मेहमानों के पास। टॉप रोलोवर्स में निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स कौन कौन से, उस पर लौट के आते हैं। याद रखिएगा, ग्रेसिम, भारती एयरटेल, दिवीज लैब और यूपीएल, ये 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स पोस्ट कर रहे हैं विद इन निफ्टी 50। बैंकों में याद रखिएगा इस वक्त आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक बैंक है, करीब 70% से ऊपर की रेंज कोट करते हुए। आईटी में बहुत शॉर्ट रोलोवर्स हो रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्टली इन मिड कैप आईटी।
LTI Mindtree 73%, Infosys में शॉर्ट रोल ओवर है करीब 70%, TCS में शॉर्ट रोल ओवर है करीब 68% और LTTS में शॉर्ट रोल ओवर है करीब 67%। FMCG में अच्छे रोल ओवर्स विजिबल हैं और यहाँ पे बर्जर पेंट्स लीड कर रहा है 83%, जुबिलेंट फूड 77%, कोलगेट 72% और ब्रिटानिया करीब 71%। लेकिन अगर आप मुझसे इस वक्त बात करें तो इस वक्त बैंक निफ्टी और PSU बैंकिंग में इस वक्त स्ट्रॉन्ग और एक मोमेंटम जनरेट करता हुआ हर्षदा। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव डेफिनेटली देखने को मिल रहा है और फोकस ऑफ कोर्स ऑटो कंपनियों पर रहेगा। अगले कुछ आधे घंटे में मेरे ख्याल में मारुति के भी नंबर्स आएंगे। ये पूनावाला फिनकॉर्प के नतीजे देखकर मुझे वो याद आया, तो उसकी भी तैयारी रहेगी। वो स्टॉक हम देखेंगे स्क्रीन पर, आज एक्टिवली ट्रेड कर रहा है बाकी ऑटो कंपनियों के साथ। लेकिन कहां पर तेजी है और कहां पर मंदी, वो आपके लिए ट्रेड्स अब आ जाएंगे स्क्रीन पर। FMCG स्टॉक्स, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स अच्छे थे, उसके बाद वो स्टॉक खुद 1.5% ऊपर है और इसने नेस्ले में भी थोड़ी जान भरी है, 1% का इजाफा। कल HUL के नतीजे आएंगे तो एंटिसिपेट करो। और कमेंट्री दरअसल दोनों कंपनियों की अच्छी रही है मास मार्केट ब्रांड्स को लेकर। SBI लाइफ नतीजों का इंतजार है, उससे पहले स्टॉक नियरली 1% के गेन्स दिखाता हुआ। आज LT फूड्स में थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्या नहीं चला है उस पर आएंगे। उससे पहले गुजरात की सरकारी कंपनियां GSFC 17% ऊपर, GNFC, GMDC और गुजरात पावर, इंडस्ट्रियल पावर में भी आज हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी। खबर हम सब जानते हैं, जो मैंडेट दिया है बोनस डिविडेंड बायबैक को लेकर, उससे मार्केट उत्साहित। अदानी पोर्ट आज करेक्ट कर रहा है। बजाज फिनसर्व कल नंबर से पहले 1% नीचे। MCX में आज फिर धक्का लगा है 6% नीचे। और इप्का लैब्स कंटिन्यूसली दूसरा सत्र जहां पर हमने देखा है बिकवाली का ही दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज तेजी वाले मार्केट के बावजूद कुछ मुनाफा वसूली की ग्रिप में कर रहे हैं ट्रेड। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे पूछेंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। फंडामेंटल्स के लिए डिटेल में चर्चा होगी शर्मिला जोशी से। टेक्निकल पैनल में हमारे साथ हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, प्रदीप होचंदानी और चंदन तापड़िया। 2:20 पर फोकस फिर गुजरात की सरकारी कंपनियों पर रहेगा और इस पॉलिसी में एक ऐसा स्टॉक है जिसको सबसे ज्यादा फायदा हाथ लगता हुआ दिखाई देगा, उसकी करेंगे बातचीत। फिर नतीजों पर फोकस, तो HUL और साथ ही साथ एक्सिस से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, ये बताएंगे यतिन। आशीष से जानेंगे टेक कंपनियां, विप्रो और टेक महिंद्रा के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:40 पर 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे। राजेश सातपुते आपको बताएंगे FNO का सुपरस्टार। प्रदीप होचंदानी तैयार होंगे चार्ट का चमत्कार लेकर। मिड कैप फंडा के लिए शर्मिला जोशी तो है ही। फिर कैबिनेट की बैठक आज इनफैक्ट डिले हो गई है, 5 बजे होगी। अब क्या बड़ा एजेंडा है उसकी बातचीत लक्ष्मण के साथ। 2:50 पर हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा जुड़ेंगे। फिर आगे बातचीत डीलिंग रूम चेक की यतिन के साथ, BTST ट्रेड्स और मार्केट क्लोजिंग। ओके, बहुत कुछ लाइंड अप है अगले 1.5 घंटे में, तो शुरुआत करते हैं शो की और कॉल्स लेते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड इस समय। वेल, आई थिंक गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे पसंद है इस वक्त बैंकिंग क्षेत्र से मोमेंटम है फेडरल बैंक में 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यस, मुझे लगता है 138 की तरफ जा रहा है। टॉप बहुत ही टाइट 134, ₹1 का, लेकिन यस मोमेंटम है फेडरल बैंक में आज और कल के लिए। फेडरल बैंक में एक मोमेंटम साफ देखने को मिल रहा है, आप तेजी की पोजीशन लेकर चले। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, इंडिगो पे खरीदारी करने की राय है। 4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, फाइनली आज 2000 के ऊपर का हमें इंडिगो पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 2000 का ब्रेकआउट स्टॉक था, 2014 के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1989 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट भी बढ़े हैं। 2065 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, जो मई मंथ का 2020 का कॉल ऑप्शन है, 2020 स्ट्राइक प्राइस है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 76 का भाव चल रहा है। 64 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ ₹100 तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये दोनों ट्रेड्स की खासियत ये है कि डे हाई पे ट्रेड करते हुए फेडरल बैंक 135 डे हाई पे, 2015 पे इंडिगो एट डे हाई, एंड आपके पास विकल्प है 2020 का। सुबह आपकी एक कॉल थी मानस, इट वाज सिमंस, प्लीज दिखाइएगा स्क्रीन पे। 3435 पे ट्रेड करते हुए, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर सिमंस। ये इसके करियर का अब तक का सर्वोच्च स्तर है। और मैं अगर आज की इस कैंडल को देखूं तो ये शायद इंट्राडे बेसिस पे
3 फरवरी के बाद की सबसे वाइल्ड कैंडल है। गौरतलब है कि 3 फरवरी यानी बजट के बाद वो एक कारण था कि हाँ भाई बजट की घोषणाओं के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आया, बट ये अगर आप देखें बिना किसी इवेंट के इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, मानस ने कॉल दिया था 3360 पे। मानस लगभग इस वक्त उस कॉल पे 70 रुपए मिल रहे हैं। क्या करें, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट कर लें? तो बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए इंट्राडे सेशन में अगर आपको इतना बड़ा मूव ऑप्शन में या तो कैश में मिल जाए तो आई थिंक बेहतर यही रहेगा कि प्रॉफिट बुक करें। बट अगर हम ट्रेंड की बात करें तो देखिए ये काफी समय के बाद इस तरह का ब्रेकआउट हमें सीमेंस पे देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों में काफी बेहतरीन वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी करीब 3575 तक, 3575 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो पोजिशनल टारगेट है। तो कभी कोई गिरावट मिले और 3400 तक के भाव देखने को मिले तब खरीदारी करनी चाहिए। 3340 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए और ऊपर की तरफ 3575 की टारगेट सेट करनी चाहिए। लेकिन इंट्राडे के लिए आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। इंट्राडे के लिए एक बार प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो ये अच्छा विकल्प है प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का। राजेश सतपुते जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका कन्वर्शन ट्रेड क्या रहेगा, क्या इस वक्त आप ऐड करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए मेरी नज़र है टाइटन पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। सामने एक्सपायरी है तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग रैली आनी चाहिए। मेरा टारगेट है करीबन 2680 से लेकर 2700। सो इट्स अ बाय इन टाइटन। 2638 फ्यूचर में चल रहा है फिलहाल करंट सीरीज का। तो यहाँ पे आपको टाइटन बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस भी होगा छोटा, 2620 के स्टॉप लॉस के साथ टाइटन लॉन्ग करे। 2680 2700 ये इसका टारगेट होगा। ओके टाइटन। चलिए यहाँ पर एक बाय कॉल शर्मिला जोशी को भी जोड़ लेते हैं अब शो में। शर्मिला जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी इस समय, किस स्टॉक पर दाम लगा रही हैं आप? मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर देखा जा सकता है। अगर आपने उनके नतीजे देखे तो बहुत बेहतर नतीजे थे और नतीजों में 2 चीजें मैं पॉइंट आउट करूंगी विदाउट गोइंग टू मच इनटू डिटेल। एक तो जिस तरह से इंडिया बिजनेस का जो ग्रोथ दिखाई दिया है वो मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से यही एक्सपेक्टेशन था कि दैट विल स्टार्ट शोइंग ट्रैक्शन, तो वो अब दिख रहा है। और व्हिच कम्स टू द सेकंड पॉइंट कि ये बिजनेस काफी स्केलेबल है और अगर आप देखेंगे तो बड़े नाम भी अभी इस बिजनेस में उतरे हैं, अडानी है, रिलायंस है। सो दैट आई थिंक सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स टू द फैक्ट कि सब काफी लोगों की नजर इस तरह के बिजनेस पर है जो आगे चलकर स्केलेबल हो सकता है। एंड यहाँ पर टाटा कंज्यूमर ने अपनी एक अच्छी बेस बनाई है, अच्छे रेवेन्यूज है, अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सो आई थिंक दिस इज अ स्टॉक दैट कैन बी लुक्ड एट। मेरे हिसाब से आप 800 के करीब के टारगेट रख सकते हैं। सो के टारगेट्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लेकर चले और क्लियरली टाटा कंज्यूमर हो, नेस्ले हो कि कमेंट्री में दिख रहा है कि जो मास मार्केट है उसमें पिकअप लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और डर वही था। मास मार्केट यानी कि जो ग्रामीण इलाकों को टारगेट करते हैं प्रोडक्ट्स, क्या वहां पर पिकअप है या नहीं, और इनकी कमेंट्री अब तक जो आई है उसमें पिकअप देखने को मिल रहा है। अब HUL के नतीजे जब आएंगे तब साफ होगा कि स्थिति कितनी मजबूत हो रही है। चलिए कुछ और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। लगे हाथ नेस्ले का स्टॉक प्राइस लगा रखिएगा स्क्रीन पर। 1.25% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स टाटा कंज्यूमर और नेस्ले निफ्टी के टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में इस समय शामिल है। उसके बाद बारी आती है LNT की और LNT को लेकर हमने देखा है, कल भी चर्चा हो रही थी, बायस है तेजी का। स्टॉक ने डिसेंट रिटर्न दिया है। आप गौर करें इस साल में करीब 10% तक की कमाई तो LNT ने कर दे ही दी है पिछले 4 महीनों में। गावा साहब आप पसंद करते हैं स्टॉक को, लेकिन 2275 के लेवल्स, अब लगभग 2300 की ट्रैजेक्टरी में जा रहा है अकाउंट। अब क्या अभी भी खरीदेंगे? आगे का क्या टारगेट रहेगा अगर आप इन लेवल्स पर पोजीशन ले रहे हैं? पर लेने की जगह तो अच्छी है क्योंकि 5, 7, 8 दिनों का एक बेस बना हुआ है। उसके बाद कल एक ब्रेकआउट मिला था, आज कंटिन्यू हो रहा है। LNT का 2275 पर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट LNT के होने चाहिए 2350 के। ये 2300 तो पार कर ही लेगा मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि मोमेंटम ऑन हायर टाइम फ्रेम अब भी है इसके अंदर। तो बाई मोड पर है, बाई जोन पर भी है, लेना चाहिए LNT। स्टॉप लगाना पड़ेगा 2250 बस। इस बीच निफ्टी बैंक एट डे हाई 42800 की ट्रेजेक्ट्री। अभी जब हर्षता बात कर रही थी इस पूरे स्पेस पे करीब 42820 का इंट्राडे हाई लगा के आया। और एक्सिस बैंक, लुक एट एक्सिस बैंक, एक्सिस, SBI और कैनरा बैंक, 3 स्टॉक्स ये मोमेंटम जनरेट करते हुए। एक्सिस बैंक अब कल की हायर शेडो में ट्रेड करता हुआ, यानी कल का ओपन पॉइंट और कल का इंट्राडे हाई जो था उसके बीच में ट्रेड कर रहा है।
आपकी राय राजेश सतपुते जी, एक्सिस 8885 और क्लियरली अब ये वो जो पूरा का पूरा फर्स्ट वीक का सप्लाई जोन था वो पार कर चुका है। आपका टेक क्या है इस वक्त एक्सिस बैंक पे? वीरेंद्र जी देखिए, मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक का अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक बेहतरीन पैटर्न है, बेहतरीन चार्ट है। अगर आप देखें तो 860, 860, 865 के नीचे जाता नहीं। जो भी डिप मिलता है, जहां पे भी सेलिंग होती है, इस लेवल पे एब्सॉर्ब होती है। सो अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू चार्ट, इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 920 टू 925 पोजिशनली प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट सीरीज। सो एक्सिस बैंक एट लेवल ऑफ दिस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको 890, 892 की ट्रेजेक्टरी पहली वॉच करनी है। अगर इस लेवल के पार चला जाता है तो क्लियर कट ब्रेकआउट होगा, फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और आपका टारगेट जैसे मैंने कहा 920, 925 होगा। और अदरवाइज आपको थोड़ा डिप के लिए वेट करना है। स्टॉप लॉस होगा 875 का, लेकिन जो बायस है वो क्लियर कट बाय का है, आइदर बाय ऑन डिप और बाय ऑन ब्रेकआउट। वाकई एक्सिस बैंक। और अब आपकी स्क्रीन पे HDFC बैंक को जरा देख लूँ मैं यहाँ पे। हाँ, इसने भी अटेम्प्ट किया था अपना अभी एक 1240 का हाई क्रॉस करने का, हालांकि सक्सीड नहीं हो पाया अभी, बट यस कॉन्फिडेंस के साथ उसको स्ट्राइक करता हूँ। लेकिन आई थिंक मैं अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहूंगा एक और स्टॉक जो कि मोमेंटम जनरेट कर रहा है, दैट्स आई थिंक टाटा पावर। मानस एक बार टाटा पावर को देखिएगा, क्लियर एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है और अपनी ये 11 अप्रैल से लेकर अब तक की जो प्राइस ट्रैजेक्टरी है उसको बाइसेक्ट करता हुआ। मानस आपका टेक क्या है यहाँ पे? क्या एक ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि 199 पे इसका फॉलिंग 50 डे में प्लेस्ड है? एक बेटर ट्रेड है क्या इस वक्त ये टाटा पावर? देखिए, कल ही स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई थी, हालांकि हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया और आज फिर से अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा समझना ये है कि एक बार ये 199 और 200 का जो रेंज है, एक बार वो ब्रेक हो जाए तब आपको एक बड़े मूव के लिए प्ले करना चाहिए और उस केस में शायद आपको 210 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा वेट करेंगे, 200 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस भी फिर छोटा ही आपको लगाना है, 197 के स्टॉप लॉस से 200 के ऊपर खरीदारी करें और टारगेट बड़े रखें 210 रुपए के। तो 10 के लिए एक मौका टाटा पावर में। अभी अपडेट ये भी आ रहा है कि S&P ने कंपनी की रेटिंग BB+ और साथ ही साथ आउटलुक स्टेबल रखा है। तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट, उससे भी कुछ स्टॉक ऊपर खिंचता हुआ। अच्छा, टाटा पावर ही नहीं, पावर ग्रिड भी देखेंगे तो इसमें आ गई है तेजी। क्या NTPC में भी वो मूव्स देखने को मिल रहे हैं? NTPC शांत है, पावर ग्रिड में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑटो कंपनियां होएवर आज रेडार पर है। कुछ ही देर में मारुति के नतीजे आएंगे तो वो स्टॉक आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन टाटा मोटर्स का मूव और साथ ही साथ आयशर मोटर्स का जो मोमेंटम देखने को मिला है, इसकी बात हो जाए। पहले तो राजेश सातपुते, टाटा मोटर्स पर क्या एक मौका 478 के आसपास आपको फिर दिखने लगा है? क्या एक अपॉर्चुनिटी आप ले रहे हैं? हर्षिता जी देखिए, इस सीरीज में टाटा मोटर ने परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया रादर। तो मेरे हिसाब से इस सीरीज में एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी चाहिए करीबन 500 तक। सो एट अ लेवल ऑफ 478 मेरे हिसाब से बायस पॉजिटिव ही रखे। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा करीबन 465 का। तो 465 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखे या मेंटेन करे अपनी पोजीशन। जैसे मैंने कहा, टारगेट पहला रेजिस्टेंस आएगा 500 का। तो ये टाटा मोटर्स की बात हुई, लेकिन आयशर का स्टॉक अब स्क्रीन पर लेकर आइएगा, जहां पर भी मोमेंटम देखने को मिला है। और दरअसल आप अगर कॉन्टेक्स्ट देखें कि बजाज ऑटो क्या पोस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बजाज ऑटो ने कहा क्रॉस सेगमेंट दरअसल पिकअप देखने को मिल रहा है, 3 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों में। बजाज की ज्यादा प्रीमियम गाड़ी है वर्सेस ऑफ कोर्स हीरो मोटोकॉर्प, जो प्योरली एक मास मार्केट को एड्रेस करता है। और आयशर फिर बजाज से भी की तुलना कर सकते हैं आप, इनकी कुछ प्रीमियम की जो प्रीमियम गाड़ियों की जो प्राइसिंग होती है। बजाज से जो भी टेकअवेज है प्रीमियम मार्केट को लेकर, अगर आयशर में वो कॉन्टेक्स्ट बिठाने की कोशिश करे, इस कंपनी के नतीजे शर्मिला कितने बेहतर हो सकते हैं? और क्या 3247 पर एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक खरीदने की, कंसिडरिंग पिछले एक महीने में 12-13% के रिटर्न्स ये दे चुका है? यस, आई थिंक सो, बट जैसे कि आपने कहा कि एक तो किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं वो देखना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि स्टॉक ने रिटर्न किया है। तो आई थिंक इफ यू आर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर, डेफिनेटली, बिकॉज जो डेटा पॉइंट्स है वो काफी सपोर्टिंग है। और अगर हम देखेंगे तो सभी थोड़े जो प्रीमियम प्राइस चीजें उनके सबके बिक्री और डेटा पॉइंट्स अच्छे आए हैं। सो आई थिंक आयशर मोटर्स विल फॉलो सूट। बट यस, द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने कही कि स्टॉक ने रिटर्न दिया है, तो दैट वुड बी द ओनली क्वेश्चन।
फेयर इनफ, देखते हैं अब नंबर्स ये आयशा के क्या आते हैं, कैसे डिलीवर करता है। अच्छा शर्मिला, ये इप्का पर आपकी क्या राय है? आई एम श्योर आपने वो कॉन कॉल के हाइलाइट्स भी सुने। अब कंपनी कह रही है इवेंचुअली यूएस बिजनेस में जो भी यूनिकेम के प्रॉब्लम्स थे वो आयन आउट होंगे, डिलीवरी आना शुरू होगी, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि उस लॉस मेकिंग कंपनी के एसेट्स के लिए आपने लगभग 1840 करोड़ रुपए डाले हैं। Yes, I think that's the short point कि मार्केट को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है कि इतनी ऊंची कीमत क्यों चुकाई है, क्योंकि एक तो आपने ये स्टेक लिया और फिर दैट इज गोइंग टू ट्रिगर एन ओपन ऑफर, तो नेट नेट आप काफी इसमें पैसे खर्चे करोगे और उसके बाद काफी इफ्स एंड बट्स है, क्योंकि ये है कि यूएस में वो जो उनकी अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटीज है उनको वो यूज कर पाएंगे। ये हम अभी मान के चल रहे कि जो यूएस में प्रॉब्लम्स थी दोज आर बिहाइंड यू और बीइंग एड्रेस। तो ये जो चीज रहती है ना हमेशा अनसर्टेनिटी, और ऐसे समय पे जहां पर आपने ज्यादा कीमत चुकाई है वो मार्केट को कभी अच्छी नहीं लगती है। सो आई डू लाइक इप्का एज अ स्टॉक, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट विजडम इज ऑलवेज कंप्लीट, ये मैंने काफी साथ से सीखा है। सो आई थिंक आई गो विद इट, और थोड़ा अगर यहाँ से गिरे तो और लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, बट ये कंसर्न्स है, ये डेफिनेटली आई थिंक आपको ऑन बोर्ड लेने पड़ेंगे। भारी पड़ते हुए दरअसल इप्का के शेयर पर गाबा साहब आपने कल ही कहा था कि 700 को तोड़ेगा ये काउंटर, आज 695 के आसपास ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट 686 तक गया है ये। अब क्या अगला टारगेट रहेगा इसमें, अगर किसी का शॉर्ट का ट्रेड अभी भी है? वेल इप्का का जो चार्ट है तो वीक, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 600 के होने चाहिए, मेरे ख्याल से अब भी वीक है। इतनी जो गिरावट आई है इप्का की, ये लगता है कि थमने वाली नहीं है। फिलहाल तो सेल मोड पर है और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। इप्का अगर आप देखें अब तक कोई रिलीफ नहीं, और आज भी कल का पेन जो है वो कंटिन्यू करता हुआ आपकी स्क्रीन पे 695। याद रखिएगा सुबह सुबह हमारी बात भी हुई थी शॉर्ट कॉल के पर्सपेक्टिव से। 2 सुबह शॉर्ट थे, एक था पीवीआर और एक था इप्का, और पीवीआर जरा एक बार लिख आइएगा, अभी मैं कुछ शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पीवीआर क्या करता हुआ इस वक्त, इट्स 1450, मेरे को याद अच्छी तरीके से। सचिन का व्यू ये था कि ये शॉर्ट जो हमने ओपन करी है इसको हम कवर करेंगे करीब 1445 की डिजिट्री में, और वो लेवल आ भी गया, तो वो कॉल बेहद शानदार रही, अच्छा गया। अब आते हैं कुछ और स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स पे, या फिर जो ट्रेड्स हमने पिक किए थे इस कार्यक्रम में कल ही। ऑरबिंदो फार्मा, वो कॉल जो सुबह मैंने फिर अगर आप देखें एक बार डिस्कशन में सुबह शुमार की थी, 600 कॉल कल हमने 21 पे ली थी, सुबह सुबह मेरे ख्याल से 27-28 पे उसका प्रीमियम हो गया था। इट्स नाउ एट डे हाई 610। ऑरबिंदो फार्मा स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट करने वाले काउंटर्स में है, और जो कहते हैं वर्टिकल राइज प्रीमियम दिखाई है उस स्क्रीन पे उस कॉल का। क्या उसको फाइनली बुक करें या नहीं करें, क्योंकि जब मैंने सुबह बातचीत करी थी तो उस कॉल को अभी होल्ड करने की राय दी गई थी। मई 600 कॉल ऑप्शन प्लीज दिखाइएगा। राजेश उस कॉल को कवर कर लें, इट्स नाउ 27, अभी आज इम्पैक्ट बहुत नहीं आ रहा है, क्या कवर कर लें एक बार के लिए? आई थिंक कवर करना चाहिए। सुबह भी अपनी हमारी बात हुई थी, मुझे लगता है आपने गेस्ट को पूछा था, दैट टाइम इट वाज 22-23, और उसके बाद ये चला करीबन 25-26 तक। इनफैक्ट इसका डेज हाई 30 का है। मुझे लगता है एक अच्छा खासा मूव मिल चुका है ऑरबिंदो फार्मा में, तो एज ए ट्रेडर डेफिनेटली मैं, अगर मुझे 7-8 रुपए मिल रहा है इंट्राडे में, तो बुक करने में कोई हर्ज नहीं। इट्स बेटर टू बुक योर प्रॉफिट हियर। बेटर और फार्मा पर ये व्यू आता हुआ। अच्छा, पूनावाला फिनकॉर्प पर कुछ देर पहले वीरू डिटेल्स पढ़ रहे थे, लेकिन ज्यादा बारीकियां अब सामने निकल कर आई हैं, तो उस पर रोशनी डालते हैं। देखिए स्टॉक में एक मूव आया, कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में गया, लेकिन फिर फिसलने लगा है। अब हुआ क्या है वो आपके सामने करते हैं पेश। तो पहले तो ब्याज से आय का जो आंकड़ा आया था, उसके बाद एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के आंकड़े आए, जिसमें 37% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही आप देखिएगा डिसबर्समेंट के आंकड़े में 151% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स बड़े हैं, 10.7% से बढ़कर 11.3% पर आए। हालांकि आप देखिएगा नेट एनपीए 0.89% से घटकर 0.78% हुआ है।
ग्रॉस एनपीए 1.69% से घटकर 1.44% पर आता हुआ। उसके बावजूद भी दरअसल स्टॉक में ज्यादा कुछ तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दी है। यह है आपके सामने पूनावाला फिनकॉर्प 310 के आसपास, लगभग 2% नीचे। शर्मिला, कुछ और आपने नोटिस किया है क्या नंबर्स में, क्योंकि स्टॉक में ऊपरी लेवल से फिर प्रेशर बढ़ने लगा है? Yes, quite surprising actually because to my mind ये numbers काफी ठीक लग रहे, in line लग रहे, क्योंकि पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में यही 2-3 पॉजिटिव चीजें हमेशा सुनने में मिलती थी कि इनके AUMs में काफी ग्रोथ है, डिसबर्समेंट्स ग्रो हो रहे हैं, और क्योंकि अब इसका जो नया अवतार है उसमें डिजिटल काफी बड़ा हिस्सा प्ले करता है, उस वजह से इनको इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो मे बी बिकॉज एक रनअप हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर्स में तो इस तरह की कोई बात नजर नहीं आ रही है मुझे तो कि जिससे ये गिरावट को हम जस्टिफाई कर सके। पूनावाला फिनकॉर्प आपकी स्क्रीन पे 311.50 पे, हालांकि हार्ड लेवल से रिट्रेस हुआ है, लेकिन हेडलाइन नंबर जब आए थे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आया था जब टॉप लाइन और बॉटम लाइन की फिगर आई थी। प्रदीप हुचंदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रदीप, अब थोड़ा सा एक्सपायरी कंपल्शंस जो होते हैं इंडिसेस के ऊपर वो क्लियरली विजिबल हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर वो 42,942, 843,000 एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करता है। सेम इज द केस विद निफ्टी 17,800। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर स्पेस का एक लीडर डिलीवर कर रहा है। आपका टॉप कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? मेरे ख्याल से अभी आपके ऑडियो में कोई इश्यूज हैं, एक बार उसको ठीक करते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे दोबारा। और निफ्टी क्योंकि वहीं पर ही है तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक होकर ज़्यादा बात करना पड़ेगा। मानस में एग्जैक्टली जब हर्षदा ने पूनावाला फिनकॉर्प टच किया, उससे पहले मैं सिमेंस के बाद अगर किसी स्टॉक को छूना चाह रहा था कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो है कमिंस। कमिंस पिछले 4 सेशन से बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड दिखाता है और वो डाउनसाइड क्वाइट डिफाइंड है, 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये मल्टीपल अटेम्प्ट लेता हुआ 2 एवरेजेस को काटने का इस बार 2050 को। आपकी राय क्या कहती है? अगर ये 1562 की ट्रैजेक्टरी निकल गई तो क्या एक कमिंस अच्छा ट्रेड होगा क्या? देखिए, मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ कमेंट्स पे। पिछले 4 दिनों से मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो ब्रेकआउट जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है 20-day और 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर, वो नहीं देखने को मिला है। बट फिर भी अगर किसी के पास पोजीशन है या तो एक लो रिस्क ट्रेड लेना हो तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। 1544 का स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, और अगर आप अभी खरीद रहे हैं तो आपको टारगेट भी बड़े मिलते हैं, 1620 तक के टारगेट्स मिलते हैं। तो बिल्कुल कमिंस में तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1544 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1620 की टारगेट सेट करिए। ओके, कमेंट्स पर बाय मार्केट एकदम कोमाटोज, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये लंच के बाद की शांति है। लंच के बाद की शांति। कई बार इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो गैप अप या गैप डाउन से निकाले जाते हैं। तो अगर आज यहाँ बंद हो गए हम, और आज अगर यूएस मार्केट की फ्यूचर्स जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर उसी तरीके का बिहेवियर ओवरनाइट आज यूएस मार्केट में हुआ, तो क्या एक गैप अप के साथ आप 17,863 निकाल पाएंगे? यानी 863 अप्रैल का हाई है। अच्छा, जो बात मैंने कही थी, नॉर्मली ट्रेंडिंग सीरीज में आप हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सीरीज पर बंद होते हैं, तो 17,863 के चांसेस हैं कल क्रॉस होने के, लेकिन वो फिर गैप अप पे काफ़ी डिपेंड करेगा। अभी काम करते हैं, आज क्लियरली जो सुबह आपको एक क्लियरली बताया गया था कि गुजरात की PSUs पर नज़र रखें, आज वहाँ ज़ोरदार तेज़ी दिख रही है, और राज्य सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है इसमें सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा मिल रहा है? सारे स्टॉक्स ऊपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसके लिए होगा? इसके लिए यतिन जुड़ेंगे हमारे साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है बच्चों के पेरेंट्स को, और अगर हम मदर कंपनी की बात करें तो वो गुजरात स्टेट PSUs के लिए है GSFC। और देखिए, GSFC की खासियत ये है कि इनके पास जो है ज़्यादातर गुजरात की जो सरकारी PSUs हैं इनमें एक बड़ा हिस्सा है, और अगर गुजरात सरकार को इनडायरेक्टली डिविडेंड लेना है तो वो GSFC के थ्रू ही उसको चैनलाइज करना होगा, क्योंकि GSFC ज़्यादातर कंपनीज में इंक्लूडिंग GNFC प्रमोटर कैटेगरी में क्लासिफाइड है। तो उसको अगर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात तक ले जाना हो तो GSFC के थ्रू वो पास थ्रू होगा। अब GSFC की बात करें तो आज की GSFC की मार्केट कैप है करीब 5800 करोड़ रुपए, 5800 करोड़,
और इनकी जो गुजरात पीएसयूज में हिस्सेदारी है वो है करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास। अगर हम कंपनियों के वाइज ये डेटा निकालें तो जीएनएफसी में करीब करीब इनके पास 3 करोड़ शेयर हैं। जीआईपीसीएल यानी गुजरात इंडस्ट्रियल पावर, यहाँ इनके पास 2.25 करोड़ शेयर हैं। गुजरात गैस में यहाँ इनके पास लगभग 4.5 करोड़ शेयर से ज्यादा हैं। और गुजरात एल्कलीज जो कि आज एक टॉप गेनर है गुजरात गवर्नमेंट स्टॉक्स की कैटेगरी में, यहाँ इनके पास 16 लाख शेयर्स हैं। इनकी आज अगर हम मार्केट वैल्यू निकाल लें तो 4,000 करोड़ रुपए के ऊपर हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, जीएसएफसी खुद 40% कैश पे ट्रेड होती है। इसका मतलब ये है कि बैंक में जो इनकी बैलेंस है वो करीब 1,350 करोड़ है, जो इनकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं। सरकार से इनकी सब्सिडी लेनी है और जो कैश एट बैंक है वो करीब 330 करोड़ और 680 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो जो कैश ऑन बैंक अवेलेबल है वो भी करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की जो करीब 4,000 करोड़ की है, और अगर हम कैश ऑन बुक्स की बात करें तो वो 2,000 करोड़ के करीब, तो आपको ये कंपनी 6,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट प्लस कैश मिल रही है और 5800 करोड़ की मार्केट कैप है। खुद का बिजनेस तो अलग कंपनी का चल ही रहा है। अब जहां की गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है कि जेनरस डिविडेंड दें, बायबैक्स करें, बोनसेस दें, तो सारा का सारा पास थ्रू जो है वो जीएसएफसी को आएगा। और साधारण तरीके से अगर हम गुजरात पीएसयू का बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर लें जो एनालिस्ट चला रहे हैं, तो 8 से 10% की डिविडेंड यील्ड इन कंपनीज की बैठनी चाहिए। इसका मतलब ये है जीएसएफसी को यहां से 400-500 करोड़ रुपए डिविडेंड अपनी सब्सिडरीज या होल्डिंग कंपनीज से आएगा, और खुद की बैलेंस शीट पे जो कैश है वो भी वो डोल आउट कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि कंपनी की आज जो कैश पोजीशन है और आज की हिसाब से जो दूसरी गुजरात कंपनीज में कैश है, जीएसएफसी 35 से 50 रुपए के बीच में डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। तो ये जो पॉलिसी चेंज है वो बहुत बड़ा हुआ है। हमने ये देखा था कि जब एनडीए की गवर्नमेंट आई थी तो एक पॉलिसी चेंज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए हुआ था, क्योंकि उन्होंने डीजल पेट्रोल प्राइसिंग फ्री कर दी थी, और वहां एक जबरदस्त रनअप आया था क्योंकि पॉलिसी चेंज क्लियर कट अनाउंस की गई थी। उसके बाद हमने देखा जैसे गवर्नमेंट ने ट्राई किया पेट्रोल डीजल प्राइसिंग कंट्रोल करने का, तो किस हिसाब से स्टॉक्स नीचे आए। अगर हम गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ क्लियरली इनका स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट का मूड है। जो हसमुख आदिया साहब एक कमेटी हेड कर रहे हैं जो एडवाइस करती है चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस भी कर दिया है कि आगे चलते हुए स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट से लेके ये जो शेयर बायबैक डिविडेंड है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो शायद पूरा का पूरा जो गुजरात पैक है उसके अंदर जीएसएफसी को शायद एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इनके पास भी कैश है, सब्सिडीज के पास भी कैश है, और जैसे कि मैंने पहले कहा रफ कैलकुलेशन कर ले तो 35 से 50 रुपए के बीच में कंपनी धीरे धीरे करके डिविडेंड ओवर द इयर्स दे सकती है अपनी बैलेंस शीट में। इतना तो कैश उनके पास है ही। इनफैक्ट सुबह से यही कोशिश हो रही थी मार्केट भर में कि किसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन यतिन ने आपके सामने वो राज भी खोल दिया कि जीएसएफसी जो लार्ज होल्डिंग रखती है अक्रॉस द बोर्ड बाकी गुजरात की पीएसयू कंपनियों में, और ऑफ कोर्स यहीं पर सबसे ज्यादा कैश का अमाउंट भी है जो कंपनी रिवॉर्ड कर सकती है डिविडेंड के तौर पर, जो सरकार को भी बेनिफिट करेगा। और जो क्राइटेरिया रखी है ना हर्षदा, स्टॉक स्प्लिट छोड़ के सभी क्राइटेरिया जीएसएफसी मीट करती है, और जीएनएफसी सभी क्राइटेरिया मीट करती है इंक्लूडिंग द स्प्लिट। हाँ, और जीएनएफसी के अंदर जीएसएफसी का जैसे कि मैंने कहा 3 करोड़ शेयर के ऊपर 1500 करोड़ की आज की मार्केट वैल्यू है, तो करीब आधा या 40% जो जीएनएफसी को वैल्यू मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स का वो जीएनएफसी से मिलता है। तो जो गुजरात सरकार की 2 मजबूत कंपनियां हैं वो जीएसएफसी और जीएनएफसी है बैलेंस शीट साइज के हिसाब से। तो राय तो साफ है कि जीएनएफसी जीएसएफसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शर्मिला, आज का ये मूव आपको लग रहा है आगे भी जारी रहने के आसार हैं? क्या पार्क कर रहे हैं पैसा इन स्टॉक्स में? इसी मंच पर सीएनबीसी आवाज पर जीएमडीसी पर कई सारे जानकारों ने बाय कॉल दिया है, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी क्या ओपिनियन है, जीएनएफसी और जीएसएफसी? यस, आई थिंक क्लियरली जैसे सुबह से चर्चा चल रही है और जिस तरह से कैलकुलेशंस है वो पूरे पैक में रेंजिंग फ्रॉम से 3.5 टू जीएसएफसी व्हिच वाज हाईएस्ट एट 7.9 इस तरह का परसेंट का डिविडेंड यील्ड बैठ रहा था। तो जीएसएफसी जीएनएफसी हम देख ही रहे किस तरह से रैली किए हैं, बिकॉज वो जो हाई डिविडेंड यील्ड उसी में था। तो आई थिंक जैसे प्राइस ऊपर जाएगी वो आज इतना जो अट्रैक्टिव सुबह में जो डिविडेंड यील्ड था वो डेफिनेटली कम होगा, बिकॉज दैट इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ योर स्टॉक प्राइस। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव शायद इस तरह की बाइंग हम कल नहीं देखेंगे। लेकिन आई थिंक जो बाकी की चीजें हैं जिसका जिक्र अभी यतिन कर रहे थे कि अगर वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखे उसे, या इस तरह की और कोई
चीज धीरे धीरे सामने आती है, देन दैट आई थिंक विल ऐड फर्दर पॉजिटिविटी टू द सेक्टर। और एक चीज इसमें से लोग ये सोच सकते हैं कि विल अदर गवर्नमेंट्स, बाकी के गवर्नमेंट्स भी इस तरह का सोच सकते हैं क्या, उनकी इस तरह की कोई लिस्टेड कंपनीज है क्या, और अगर वो इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो उसका उसका क्या डिविडेंड यील्ड होगा आगे चलकर। बट आई थिंक फॉर नाउ मेरे हिसाब से आज मार्केट में काफी जो क्रीम है वो ले ली है, जिस तरह का हमने प्राइस राइज जेएनएफसी और जेएसएफसी में देखा। बिल्कुल शर्मिला ने एकदम सही बात बोली। जो आई थिंक क्रीम ऑफ द मूव एक ही दिन में आ गया इन स्टॉक्स में। अच्छा, एक और चीज़ है इन चीज़ों में हर्षिता, क्योंकि अल्टीमेटली और पीएसयू कंपनियों में हमेशा रहता है, कभी रिस्क भी रहता है, कभी ये रिवॉर्ड बन के आ जाता है, पॉलिसी कभी भी चेंज हो जाती है, कभी भी पॉलिसी चेंज हुई तो वो कभी नेगेटिव पॉलिसी चेंजेस भी आते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, आप कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, वो नहीं चाहते कि वो कैश शेयर होल्डर को वापस दिया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस कैश को वापस बिजनेस में लगाया जाए। इसमें से मान लो आप इनमें से कई कंपनियां सिक्लिकल कंपनियां हैं। जीएमडीसी फॉर एग्जांपल, जीएमडीसी वो जब 2 साल पहले एक बड़ा मूव आया था जीएमडीसी में, क्योंकि वो ईवी को लेकर उनका एक बहुत बड़ा प्ले था, तो वो सारा का सारा कैश वापस बिजनेस में रिडिप्लॉय हो रहा था। तो उस समय आपके लिए वो बेटर है। जिस समय कंपनी का साइकिल खराब है उस समय आपको अगर वो कैश वापस मिलता है तो वो बेटर है। लेकिन इस समय क्योंकि ये काफी डिविडेंड और बायबैक आएगा, इसके लिए मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से क्रीम ऑफ द मूव शायद आज एक दिन का और शायद मूव बचा होगा, उसमें मार्केट पूरा करेगा। मार्केट को 2 दिन लगते हैं पूरा एडजस्ट होने में। ये तो बेसिकली इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि आप फोर्सफुली बोल रहे हैं कि आप बोनस दीजिए बिकॉज इट विल बेनिफिट द गवर्नमेंट। हाँ, और खैर बोनस जो समझते हैं लोग, बोनस दीजिए या फिर डिविडेंड दीजिए, आइदर वेज। इसमें डिविडेंड या बायबैक का मेन चीज है। बोनस तो खैर मतलब बुक है, उसमें बोनस से कुछ नहीं होता। वो ईपीएस अगर बोनस से शेयर आपके डबल हो जाते तो ईपीएस हाफ हो जाता है, तो वो कोई टेक्निकली स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट आता है बायबैक और डिविडेंड है तो उसके हिसाब से। तो ये बात हुई आपके लिए लार्जली इन सरकारी कंपनियों की जो आज सबसे ज्यादा एक्शन में है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए फोकस करते हैं 4 का चौका पर। हमारे जानकार पूरी तरह से तैयार हैं, आपको सारे वो ट्रेड्स देना शुरू करेंगे और शुरुआत मानस आपसे होगी। सस्ता ऑप्शन, देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए फेडरल बैंक पे ध्यान है। फेडरल बैंक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और बैंकिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, तो फेडरल बैंक के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 135 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, ₹4.10 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। ₹2.90 के स्टॉप लॉस से ₹6.50 तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में फेडरल बैंक के 135 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। फेडरल बैंक का मई का 135 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है। अब आप अप्रैल के ले नहीं पाएंगे वैसे भी फिजिकल सेटलमेंट की वजह से, तो मई के ऑप्शंस में आपको डील करना होगा। चलिए आप चलते हैं राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी देखिए, एक सेल कॉल होगा मेरे हिसाब से। काउंटर में कहीं कहीं बिकवाली भी हो रही है, कहीं इंपॉर्टेंट लेवल्स भी टूट रहे हैं, तो यहाँ पे सेल करूंगा मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रू का स्ट्रक्चर देखे तो ये स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। 10, 20, 50 डीएमए के नीचे काउंटर फिसल चुका है। एट अ लेवल ऑफ 427 इट्स अ सेल। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं डीप रखूंगा 437 के आसपास। तो ये इसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। आईसीआईसीआई प्रू को सेल करना है 430 के नीचे, सो 435 का स्टॉप लॉस होगा। और जो सामने टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 410, 405। ओके, आईसीआईसीआई प्रू आपका सेल है। आप इस वक्त एक सेल ट्रेड लेते हुए इससे एग्रेसिव अगर आप देखें मार्केट में 430 के जोन में 410, 405 के यहाँ पे टारगेट्स के लिए। प्रदीप भोचंदानी जी से कैश का ट्रेड या फिर फ्यूचर्स जो भी चार्ट का चमत्कार में लेते हैं। प्रदीप क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, मेरी तरफ से त्रिवेणी टरबाइन पे बाय रहेगा। स्टॉक आज के सेशन में एक डेली चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। 358 का करंट रेट है, यहाँ पे इसको लेना चाहिए। 342 का स्टॉप लॉस रहेगा, 384 के टारगेट रहेंगे। के लिए त्रिवेणी टरबाइन पर एक व्यू आता हुआ। शर्मिला, आपका मिड कैप फंडा? आई एम गोइंग विद महिंद्रा सीआईएल। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इनके नतीजे जो आई थिंक 1-2 दिन पहले आए बहुत अच्छे नतीजे थे। उसके साथ साथ 2-3 चीजें जो मुझे आगे चलकर जो अच्छी लगती है वो ये है कि एक तो डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग है। उन्होंने जर्मनी में उनका लॉस मेकिंग यूनिट था फॉर्जिंग का, वो बेच दिया, उसका उनको वो एक ड्रैग उनके ऊपर कम हो गया। और ईवी में जिस तरह से उनका आगे बिजनेस बढ़ेगा वो भी मुझे काफी चीज अच्छी लगती है।
तो Mahindra CIE with a target of about 440. आपके लिए 4 का चौका। इस बीच मारुति का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे और प्रॉफिट का जो आंकड़ा आया है वो 2620 करोड़ का आ गया है। चौथी तिमाही के नतीजे हैं। एक्सपेक्टेशन था 50% जंप प्रॉफिटेबिलिटी में, जंप तो है लेकिन 2773 करोड़ के अनुमान के सामने 2620 करोड़ का दरअसल कंपनी में या 2623 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है डिलीवर। तो ये पहला फिगर दरअसल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ हल्का सा आप कह सकते हैं मिस है प्रॉफिट के फ्रंट पर, लेकिन कुछ और डिटेल्स आएंगे। और आपके लिए लेकर आते हैं स्टैंडअलोन रेवेन्यू का आंकड़ा। ये आया है 32,048 करोड़ पर, अनुमान था 32,675 करोड़ का, तो यहाँ पर भी उम्मीद से थोड़ा सा कम, लेकिन ये रफली उसी रेंज के आसपास दिखाई दे रहा है। 3350 का स्टैंडअलोन इबिटा, 3523 का एक्सपेक्टेशन था और मार्जिन्स जहां पर अनुमान था 10.7% पर आएंगे, ये 10.4% पर आए हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए आंकड़े आ गए हैं। हल्का सा आप कह सकते हैं एक मिस है प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर और साथ ही साथ एबिटा के फ्रंट पर। रेवेन्यू लार्जली इन लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल हाइलाइट्स मारुति के। कुछ और कमेंट्री जब कंपनी की तरफ से आएगी उस पर भी आएंगे, लेकिन इन नंबर्स को कैसे पढ़ना चाहिए हमारे साथ आदित्य वेलेकर जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। आदित्य, मार्जिन्स एक्सपेक्टेशंस को रफली मीट करते हुए शॉर्ट ऑफ 30 बेसिस पॉइंट, लेकिन रेवेन्यू नियरली इन लाइन है, प्रॉफिट और एबिटा मार्जिनल मिस है। आपका फर्स्ट एनालिसिस क्या है? हाँ, आई गेस जो नंबर्स आए हैं उसमें एबिटा मिस थोड़ा सा एक स्लाइटली नेगेटिव सरप्राइज है, बट वी कांट से इट्स टोटली नेगेटिव, बट मोर और लेस इन लाइन नंबर्स लग रहे हैं। टॉप लाइन तो इन लाइन है, मार्जिन थोड़ा सा कम आया है, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से इन लाइन ही रिजल्ट बोल सकते हैं इसको। जो एसयूवी का जो शेयर बढ़ा था इस क्वार्टर में, उसके हिसाब से उसकी वजह से मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आई है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है रिजल्ट। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें किस तरीके का उनका एक एक्सपेक्टेशन है और क्या रीज़न है मार्जिन में हल्का सा जो मिस है उसका, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक तो नंबर्स और जैसा हर्षिता बताई थी, ईयर ऑन ईयर नंबर्स फिर भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि ईयर ऑन ईयर नंबर्स अच्छे रहेंगे। आदित्य, आपकी कॉल क्या है स्टॉक पर इस समय, क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीनों में? कॉल तो बाय ही है स्टॉक पे, क्योंकि FY24 में एक फुल ईयर एक्सपोजर मिल रहा है एसयूवी का, क्योंकि जो उनके जो लॉन्चेस हुए हैं एसयूवी में, एक तो ग्रैंड विटारा का फुल ईयर एक्सपोजर आएगा अभी, उसके बाद जिम्नी और फ्रॉन्क्स का जो उन्होंने प्राइस पोजीशनिंग किया है 7.4 लाख, जो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पोजीशनिंग है, और जिम्नी से भी तो ओवरऑल जो उनका पोर्टफोलियो मूव हो रहा है फ्रॉम हैचबैक्स एंड सीडान्स टू हायर प्राइस एसयूवी मॉडल्स, तो उसका फुल बेनिफिट FY24 में आ सकता है। एंड उसकी वजह से जो रियलाइज्ड प्राइजेस है इनका, जो ASP जो है वो इंक्रीज होगा, और दैट विल बी द ग्रोथ ड्राइवर फॉर द स्टॉक। तो द फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट। 24 में अभी उनका जो एसयूवी शेयर है वो प्रोपोर्शनली बढ़ना चाहिए, एंड दैट विल बी ड्राइविंग अवर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके आदित्य, टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात हुई यहाँ पे, बट कमिंग बैक टू मार्जिन्स, मेरे को याद है कि M&M ने कुछ प्राइस हाइक्स इसी क्वार्टर में लिए थे, लेकिन थोड़ा सा मारुति ने प्राइस हाइक्स को डेफर किया था। उन्होंने सब्सटेंशियल प्राइस हाइक किए हैं 1 अप्रैल से। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा जो डेफर प्राइस हाइक किया है उसके चलते थोड़ा सा मार्जिन्स पर हिट पड़ा है, और ये पॉसिबली ये डैमेज कंट्रोल फर्स्ट क्वार्टर में 24 के हो जाएगा, आपको लगता है? ये प्राइस एब्जॉर्प्शन अभी आगे कैसे होता है, मोस्टली एसयूवी कंज्यूमर्स जो है वो प्राइस सेंसिटिविटी उनका थोड़ा कम है, तो प्राइस एब्जॉर्प्शन आगे जाके होना चाहिए। ओबीडी फेज 2 की वजह से उन्होंने प्राइस हाइक्स लिए थे। अभी स्टील प्राइसेस भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट रिसेंटली जस्ट अभी लास्ट 2 वीक से स्टील प्राइसेस फिर से चाइना में डिक्लाइन हो रहा है, तो मेटल्स कॉम्प्लेक्स की तरफ से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में लग रहा है, बट ओबीडी फेज 2 की वजह से एक आई गेस थोड़ा सा प्राइस हाइक जो आएगा वो एब्जॉर्प्शन के हिसाब से एसयूवी में इतना इशू आना नहीं चाहिए।
सीडान और हैचबैक्स और लोअर एंट्री जो कार्स है वहाँ पे डेफिनेटली प्राइस सेंसिटिविटीज है, तो वहाँ का शेयर थोड़ा सा वीक ही रह सकता है आगे भी। तो इसका जो एसयूवी पोर्टफोलियो है वो ग्रो होना क्रिटिकल है स्टॉक के लिए, आउट परफॉर्म करने के लिए आगे जाके। ओके आदित्य, फाइनली आई मीन विद दीज नंबर्स आपका प्राइस आउटलुक क्या होगा इस बात के मद्देनजर कि मारुति ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर से बिल्कुल फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में है 84-8500। विद दीज नंबर्स आपका प्राइस आउटलुक मारुति पर? अगर आने वाले क्वार्टर्स में इसका अगर उनका जो टारगेट है एसयूवी शेयर अभी जो 18% Q4 में था, वो वांट टू इंक्रीज इट टू 25%, और जो उनका पैसेंजर व्हीकल का जो मार्केट शेयर है जो 41%, जो पहले कभी 50% रहता था वो अभी 41% आया है, तो दे वांट टू टेक इट टू 45% इन FY24 और आगे जाके 50% इन FY25। तो वो वी हैव टू सी ग्रेजुअली एसयूवी शेयर जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी पे वो आना चाहिए। अगर Q1 में वो रिफ्लेक्ट होता है तो डेफिनेटली स्टॉक रिएक्शन पॉजिटिव ही देगा। उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, एक रिलायबिलिटी फैक्टर है, और ये जो एसयूवी जो लाइन अप है, एसयूवी का पोर्टफोलियो जो लाइन अप है उसका इम्पैक्ट अभी 24 में आएगा। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा रिकमेंडेशन बाय है, बट आने वाले रिजल्ट्स में वी हैव टू कीप मॉनिटरिंग द सेल्स मिक्स एंड ओवरऑल वॉल्यूम्स। जो चीज है जो मारुति के नंबर्स में साफ दिखाई दे रही है, जो कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि डिमांड मजबूत है। कंपनी ने कहा है कि वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, 1 मिलियन यूनिट्स पर लेकर आएंगे, यानी कि 10 लाख यूनिट्स पर लेकर आएंगे। ये फाइनेंस किया जाएगा इंटरनल अक्रूवल्स के जरिए। साथ ही साथ ये जो कैपेसिटी एडिशन आ रहा है ये प्राइमरीली मार्केट की डिमांड को मीट करने के लिए लेकर आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड जो बढ़ रही है उसको भी एड्रेस किया जाएगा। तो वो दरअसल जो स्टेटमेंट आया है उसके चलते अब स्टॉक में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि डिमांड में पिकअप है, इसीलिए कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। आपको याद होगा इन द रीसेंट पास्ट जब डिमांड नहीं था, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन अब वो डिमांड में पिकअप और वो स्टॉक में अब आप देख रहे हैं क्लियरली रिएक्शन भी आना शुरू हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के आने के बाद। बिल्कुल, और इस समय स्टॉक डे लो की ट्रेजेक्ट्री में मारुति सुजुकी का, लेकिन ध्यान रखिएगा मारुति में एक डिसेंट रैली भी हुई थी, और अभी भी मेरे ख्याल से 1-2 नंबर्स और वॉल्यूम को लेकर और बाकी नंबर्स हैं जो हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही एक फाइनल कॉल ले पाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, फिर आदित्य को थैंक्स बोलते हैं इस नोट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं और कल की अर्निंग्स की बात कर लेते हैं, फिर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कल की अर्निंग्स आने वाली हैं, और इंडेक्स से रिलेटेड भी काफ़ी बड़ी बड़ी अर्निंग्स हमारे पास आने वाली हैं। तो आशीष और यतिन दोनों जुड़ेंगे हमारे साथ बात करने के लिए। नंबर्स कल लीवर के नंबर्स, एक्सिस के नंबर्स, विप्रो के नंबर्स और टेक महिंद्रा के नंबर्स, तो 4 बड़े नंबर्स जुड़ने वाले हैं। तो हर्षिता, शुरुआत किसके साथ की जाए? HUL के साथ, कंसिडरिंग आज नेस्ले और टाटा कंज्यूमर में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है और कल फिर बारी HUL की रहेगी। यतिन बताइए क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि नेस्ले टाटा कंज्यूमर में कुछ सिग्नल है कि मास मार्केट्स में पिकअप है डिमांड में स्पेशली। बिल्कुल, तो अगर हम HUL की बात कर लें तो नेस्ले की तरह ही इस टाइम जो बड़ा आंकड़ा फोकस में रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ का, और क्योंकि ये जो फिगर है वो जादुई फिगर होता है FMCG कंपनीज के लिए, तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे। एक्सपेक्टेशंस हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 5 से 6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकता है। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो हेल्दी 14% तक की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। पिछले क्वार्टर कंपनी ने काफी सारा प्राइस हाइक किया था, तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिलना चाहिए सीक्वेंशियल मार्जिन्स के ऊपर। जहां तक कि एबिटा का सवाल है, 12.5% की यहां ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एब्सोल्यूट एबिटा जो है लगभग 3650 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। मार्जिन्स लगभग 24% के आसपास स्टेबल रहेंगे साल दर साल बेसिस पे। डिस्पाइट थोड़े बहुत कॉस्ट प्रेशर्स कंपनी ने मैनेज किया है कि वो 24% के ऊपर ही अपने मार्जिन्स रखे। प्रॉफिट की बात करें तो 11% का इजाफा रहेगा, क्योंकि अदर इनकम में थोड़ा सा डाउनटेक है। 2580 करोड़ रुपए के आसपास ये एक्सपेक्टेड है। तो क्लियरली नंबर स्टेबल रहेंगे, 10 से 15% के बीच आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए, और जैसे कि मैंने कहा वॉल्यूम ग्रोथ भी लगभग 5 से 6% हेल्दी माना जाएगा HUL के लिए इस क्वार्टर में। तो ये फिलहाल HUL की एक्सपेक्टेशंस, लेकिन स्टॉक में जो पोजीशनिंग है
उसके मद्देनजर गाबा साहब आपकी क्या अप्रोच रहेगी? रफली 2500 के आसपास कट करता हुआ। वेल एचएल का जो चार्ट है लगता है बेस बन रहा है और मार्केट अगर अपमूव है तो यहाँ पर बेस संभलना चाहिए। 2480 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेरे ख्याल से एक बायस अपसाइड है, ले सकते हैं इसको, एग्रेसिव ट्रेड है। 2480 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट होगा 2540, वहां तक जा सकता है। ये एग्रेसिव ट्रेड है, अगर कंफर्मेशन चाहिए तो मार्क करना पड़ेगा 2510 पार कर ले तब है, लेकिन एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहिए। ओके चलिए, ये बात हो गई हिंदुस्तान यूनिलीवर की, लेकिन अब उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। और यारिन, एक्सिस से क्या एक्सपेक्टेशन है? तो एक्सिस की बात करें तो फिर से ये टाइम अनुज नंबर्स जो है ना वो ध्यान से देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पहला क्वार्टर होगा जब सिटी के क्रेडिट कार्ड बिजनेस का भी कंसोलिडेशन होगा, और जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग स्टैंड अलोन बेसिस पे कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है सिटी के नंबर्स हम लोग ने कंसिडर नहीं किए हैं, क्योंकि वो काफी सारे चीजें हैं, एडजस्टमेंट्स हैं जो मैनेजमेंट ही बता पाएगा। तो जहां तक कि फोर्थ क्वार्टर अर्निंग का सवाल है, नेट इंटरेस्ट इनकम 12,000 करोड़ रुपए के ऊपर आती हुई नजर पड़ेगी। यहाँ साल दर साल बेसिस पे आपको लगभग 38% की ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट, ये भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है, 9,300 9,400 करोड़ के आसपास ये फिगर होना चाहिए, और 26% की ये ग्रोथ जो है आती हुई नजर पड़ेगी। प्रॉफिट की बात करें तो 5,500-5,600 करोड़ के आसपास की एनालिस्ट की रेंज है, और ये भी लगभग आपको 35 से 37% के आसपास की ग्रोथ नजर आती हुई पड़ेगी। एस्टिमेट जैसे मैंने कहा पहले कि सिटी का जो एस्टिमेट है इसमें नहीं लिया गया है, हालांकि गुडविल राइट ऑफ जो है सिटी के क्रेडिट कार्ड एक्विजिशन को लेके हो सकता है क्वार्टर में, तो वो राइट ऑफ या वो एडजस्टमेंट गुडविल का लेके उसके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। लोन ग्रोथ 15% साल दर साल बेसिस, और डिपॉजिट ग्रोथ मॉडेस्ट 10 से 11% के आसपास एक्सपेक्ट आप कीजिए। और एसेट क्वालिटी जो पिछले क्वार्टर थी उसी हिसाब से ये क्वार्टर भी स्टेबल होनी चाहिए। ओके, तो ये होगी बात एक्सिस की। मानस, चार्टिकली एक्सिस कहाँ प्लेस्ड है इस समय? देखिए, अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो कंसोलिडेशन दिखता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 2 दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा, कल स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि एक्सिस बैंक में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 870 का स्टॉप लॉस लगाइए और 915 से 925 तक के टारगेट्स आपको शायद आने वाले समय में, आने वाले 3 से 4 सेशन में एक्सिस बैंक दिखा सकता है। कि तो ये फिलहाल आपके लिए एक्सिस बैंक से एक्सपेक्टेशन, लेकिन कल साथ ही आईटी में टेक महिंद्रा और विप्रो के भी नतीजे आएंगे। अब मार्केट इनसे क्या उम्मीद कर रहा है, कंसिडरिंग बाकी दिग्गजों के नतीजे आ चुके हैं और हम सब ने देखा है कि सेंटिमेंट कैसे इन्फोसिस और टीसीएस ने बिगाड़ा था, स्पेशली इन्फोसिस ने कितना बिगाड़ा था। आशीष, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दोनों आईटी मेजर्स के नंबर्स पहली बात ध्यान रखें, बाजार बंद होने के बाद आने कल, तो हम लोग उस पर फ्राइडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। इन्फोसिस ने सेंटिमेंट बिगाड़े होंगे, लेकिन वैसे भी एक्सपेक्टेड था, इन्फोसिस को छोड़ दें तो आईटी में एक्सपेक्टेड था फ्लैटिश परफॉर्मेंस, हल्का कमजोर परफॉर्मेंस, उसी राह पे दोनों नंबर्स नजर आएंगे। अच्छा, विप्रो के केस में पहले उससे शुरुआत कर रहा हूं। नंबर्स के अलावा ध्यान रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बायबैक, जो ये कल साथ में बोर्ड बीट के दौरान उस पर विचार विमर्श करके अनाउंस करेंगे। उसके कॉन्टोर्स नहीं पता तो उस पर नहीं जाते। क्या एक्सपेक्टेड है Q4 के नंबर्स से उस पर बात कर लेते हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू फ्लैट रहेगा इस क्वार्टर, कुछ लोग तो कह रहे हैं निगेटिव में भी स्लिप हो जाएगा, शायद -0.2% के आसपास। इन्होंने गाइड किया था -0.6% से 1% का बैंड दिया था, तो कमजोर रहने वाला है इस बार का परफॉर्मेंस। और उसके पीछे दिक्कत यह है कि इनका एक्सपोजर तगड़ा है हाईटेक में, कंज्यूमर में, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में हम स्लो डाउन आता हुआ देख रहे हैं, कंसल्टिंग में हायर एक्सपोजर है, और वहां से रेवेन्यू डिक्लाइन हमने लास्ट क्वार्टर ऑलरेडी आता हुआ देख लिया है। ये जो वर्टिकल्स की मैं बात कर रहा था, बीएफएसआई, हाईटेक, कंज्यूमर, विप्रो के केस में 2/3 64% रेवेन्यूज इन वर्टिकल से आते हैं, तो दिक्कत तो है। मार्जिन एक्सपेक्टेड है 20 बेसिस पॉइंट सुधरेंगे, 16 वाले 16.2 पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई साइड नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, सब में हमने देखा था, उसका फायदा इस कंपनी को भी मिलना है। बड़ा इंपॉर्टेंट फिर से आ गया अगले क्वार्टर यानी कि Q1 FY24 की गाइडेंस। सब मान रहे हैं फिर से वही थका सा गाइडेंस आना है, -1 से +1% की कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ की बात करेंगे ये लोग। हाँ, इक्का दुक्का ब्रोकरेज के लिए 0 से 2% की गाइडेंस हो सकती है, पर कंसेंसस -1 से +1 का है। कहां नजर रहेगी? ये जो रीजनल बैंक रोज सुबह नीरज वाजपेयी कमेंट्री में सुनाते थे हम लोग को
SVB, सिल्वरगेट, सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट स्विस, विप्रो का एक्सपोजर है कईयों में। किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, कैसे वो 17% प्लस की मार्जिन की जो एस्पिरेशन रखी हुई है पहुंचेंगे वहां पे। कंसल्टिंग कारोबार इनके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इन्होंने वो एक्विजिशंस करे थे कैप को, रीजिंग वगैरह के, और उसके चलते कंसल्टिंग एक्सपोजर बढ़ा हुआ है और वो पूरा डिस्क्रिशनरी है, दिक्कत में वो पूरा पैक, इसीलिए इश्यूज है। कमेंट्री इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और फाइनली Q3 में $1 बिलियन की डील विंस थी। इस बार लार्जली एक्सपेक्टेड है डील विंस का मोमेंटम, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू TCV इससे कम होगा। टेक महिंद्रा, पिछली बार नंबर्स आए थे 350 के आसपास बाजार बंद होने के बाद। एक्सपेक्टेड है कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू इनके 0.4% गिर जाएंगे, क्योंकि इनके तो कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक हेडविंड्स की बात वैसे ही सामने आई हुई है। ध्यान रखिए Q3 के भी रेवेन्यूज केवल 0.2% बढ़े थे, तब इन्होंने मेंशन करा था कि हमारे कुछ टॉप अकाउंट्स में क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, फरलॉस देखने को मिल रहे हैं, एक जनरल स्लो डाउन है स्पेंडिंग में। और इस क्वार्टर TCS के नंबर आए, इन्फोसिस के नंबर आए, और उसके बाद HCL टेक के नंबर्स आए। सब ने अपनी कमेंट्री में टेलीकॉम के वीकनेस की बात छेड़ी थी, तो दिक्कत आ गई। मार्जिन फ्लैट 12% पे, क्यों? इनको सप्लाई साइड फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन इनके साथ दिक्कत है कि रेवेन्यू गिर रहा है, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा, इसलिए मार्जिन फ्लैट रहेंगे। अच्छा, ये लोग पिछले 4-5 क्वार्टर्स से $700 मिलियन औसतन डील विंस कर रहे थे। सब ब्रोकरेजेस मान रही इतना नहीं होगा। इन्होंने गाइड करा था 700 मिलियन से 1 बिलियन का, 700 मिलियन से कम की डील विंस शायद ये भी दिखाएंगे। इनके क्लाइंट इश्यूज को लेकर अपडेट्स क्या है? लास्ट क्वार्टर में टॉप 5 क्लाइंट्स के रेवेन्यू 5% तक गिर गए थे, आते आते बॉटम आउट हो जाएगा, तो इसीलिए कमेंट्री इंपॉर्टेंट है यहां पे। और बाकी वो FY24 आउटलुक कैसा रहेगा उस पर नजर रहेगी। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। तो कल भारी दिन रहेगा, इनफैक्ट कल से ज्यादा दिन से कई मिड कैप कंपनियों के भी नतीजे आने वाले हैं। अच्छा, इस सब के बीच एक बार देख लिया जाए कि इन टेक्नोलॉजी कंपनियों में क्या रहा है। आज मुझे याद है सुबह में TCS के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद ये दोनों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। शर्मिला, आपने क्या पोजीशनिंग रखी है लार्जली इन टेक्नोलॉजी कंपनियों में? वेटिंग वो सब बेच दिया है, लाइक L&T इन्फोटेक और HCL टेक, ये सब मुझे कंपनीज, तो उसके लिए मैं शायद और एक क्वार्टर का इंतजार करूं। सो क्लियरली जस्ट वेटिंग इट आउट। विप्रो आपके स्क्रीन पे डेलो पर, और खैर कल रिजल्ट्स और का एक वो आपका एक बार बार आंकड़ा आप निफ्टी पे देते हैं 17,777, 17,777। क्या अप्रोच है मार्केट्स पर और आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है इस वक्त? देखिए मेरे बिल्कुल बाजार उसी लेवल को फ्लर्ट कर रहा है और रेंज में है, बट सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है एक्सपायरी के चलते और 17,800 की कॉल की राइटिंग चलते ये वहां पे कंसोलिडेट हो रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि इस लेवल पे होल्ड किए तो निफ्टी अब 18,000 के लेवल को छूता हुआ नजर आएगा। तो हम यहाँ पे अब 17 से वहां पे थोड़ा सा रेंज बाउंड बायस बन रहा है, बट वहां पे जैसे ही उस लेवल निकले और यहाँ मंथली एक्सपायरी टुवर्ड्स क्लोज हम पहुंचे, यहाँ पे अपमूव बनने चाहिए। तो पॉजिटिव बायस के साथ हम निफ्टी में यहाँ पे 18,000 के लक्ष्य की तरफ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी की भी 43,000 तक के आंकड़े को छूता हुआ नजर आना चाहिए। अब स्टॉक वाइज बात करें तो मेरा फोकस रहेगा टाटा कंज्यूमर पे। हालांकि काउंटर में वॉलिटिलिटी रही, बट सेटअप काफी अच्छा है। 3 दिन पहले जो रिकवरी हुई थी और उसके बाद फॉलोअप है, वो इंडिकेट कर रहा है कि तो 732 का सपोर्ट है, ऊपर में आपको 770 तक के लेवल टाटा कंज्यूमर में मिलने चाहिए। ओके, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात हो गई तो यहाँ पर एक बाय कॉल और आज अच्छा मूव टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। सुबह शुरुआत स्लो हुई लेकिन उसके बाद बड़े समय, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक होने वाली काफ़ी अहम है और दिल्ली से हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं और लक्ष्मण बताएंगे आज किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लक्ष्मण जी, पहली बात तो आज थोड़ा लेट आ रहा है आउटकम कैबिनेट का, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ, वाकई दरअसल आउटकम अब तक आ जाता, लेकिन प्रधानमंत्री को पंजाब जाना पड़ा वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन की वजह से, और अब जाके जो 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, अब जो है
5 बजे शाम में होगी। और इस बैठक में वैसे 2-3 एजेंडा हैं खास तौर से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है वो आपको मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को लेकर के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और इसमें 3 खास बातें होंगी। पहले कि जो मेडिकल डिवाइस के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी कंपनियां, उनको सरकार इंसेंटिव देगी। मेडिकल डिवाइस के लिए खास पार्क बनाया जाएगा जहां सारे बुनियादी सुविधाएं वहां पर रखी जाएंगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधा की जाएगी ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रखे। और इसमें सरकार की कोशिश ये है कि दुनिया में जो 100 अरब डॉलर से लेकर 300 अरब तक का जो कारोबार है, उसमें भारत की हिस्सेदारी 10 से 12% तक हो जाए, जो अभी मुश्किल से 2%, 1.5 से 2% है। तो हिस्सेदारी बढ़े, आत्मनिर्भर भी बने और एक्सपोर्ट भी कर सके, ये सरकार की कोशिश है। और कोरोना के बाद जो सबक सीखा गया, जिस तरह से मेडिकल डिवाइस की किल्लत होने लगी, इंपोर्ट की नौबत आ पड़ी, एक समय बेबस हो गए हम, इसको देख करके सरकार इसको अब ज़्यादा तेज गति से हवा देना चाहती है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो ऑफ कोर्स ये मेडिकल डिवाइस कंपनियों पर नजरें रहेंगी। पॉली मेडिक्योर जैसे स्टॉक्स में हमने देखा आज सुबह से थोड़ा सा इंटरेस्ट बना हुआ है, सुबह में चर्चा होगी जरूर। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। स्टॉक्स एक बार दिखा दीजिए। 3M, पॉली मेडिक्योर, ये कुछ स्टॉक्स थे जिन पर हमने पहले भी फोकस किया था सुबह के दौरान, और आज फिर एक्शन कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्पाइक के वहां पर रिकवरी आने की। 3M ऑफ कोर्स एक लार्ज टिकट आइटम है, उसके हिलने में काफी ज्यादा चीजें होने की जरूरत है। आज फिलहाल 120 रुपए की बढ़त पर। अच्छा, आखिरी आधे घंटे में जब हम उतर रहे हैं, अब देखिए किन स्टॉक्स का सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले वो स्टॉक एकदम शांत हो चुका है। कल बजाज फिनसर्व के नंबर्स आएंगे और वहां पर भी हम देख रहे हैं हल्की सी डाउन टिक के साथ ही ट्रेड। मारुति अब आधे % के गेंस पर कारोबार करता हुआ कमेंट्री के बाद 8550 का हाई था, 8500 ट्रेड कर रहा है। FY23 में कंपनी कह रही है सालाना रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज जरूर हुआ है। कुछ और ट्रेड्स पर बात कर लेते हैं। और मारुति का प्रदीप पोचंदानी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तो मेरे हिसाब से मारुति ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखे तो एक बड़े कंसोलिडेशन के फेज में है। लास्ट मंथ जो मार्च महीने में बॉटम बना था वो इसके 20 में बना था। 8130 एक मेजर सपोर्ट है। इन्वेस्टमेंट की पोजीशन उसके स्टॉप लॉस से जरूर से होल्ड की जा सकती है, और शॉर्ट टर्म में अपट्रेंड में आने के लिए 8625 8630 का एक जो रेजिस्टेंस जोन है उसका क्रॉस होना जरूरी है। मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए इसमें एक थोड़ा वेट। चलिए अब एक काम करते हैं, फिर BTST कॉल लेना शुरू करते हैं क्योंकि अब बस 25 मिनट बाकी है शो ट्रेड खत्म होने में। निफ्टी एक बार फिर 17800 क्रॉस कर रहा है, 17800 फिर से निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी भी लेकिन इस बार जो मूव आया है वो मेनली निफ्टी में आया है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और उसके कारण है 2-3 स्टॉक्स। भारतीय एयरटेल में बाइंग, ITC एक बार फिर कोशिश कर रहा है डे हाई की तरफ मूव करने की। थोड़ा सा मूव आपको ICICI बैंक में दिखाई देगा, एक्सिस बैंक में भी, HDFC भी डे हाई पर। और देखिए HDFC और HDFC बैंक का एक बार चार्ट देखिए आप। अब कल बेसिकली यही स्टॉक्स 3 बजे कोलैप्स हुए थे, और आज वही स्टॉक्स फिर रिकवरी कर रहे हैं। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली जैसे आपको बता रहा है कि वो ट्यूसडे की एक्सपायरी का मूव था कल, लेकिन अब 17801 समय निफ्टी पर। तो BTST कॉल से कुछ बोलना चाहते थे? मैं अनुज, आपको एक चीज आपने नोटिस की होगी कि काफी दिनों बाद वेंसडे शांत जा रहा है। नॉर्मली पूरा एक्सपायरी का एक्शन वेंसडे के दिन खत्म हो जाता था और एक्सपायरी डे में कुछ नहीं होता था। तो हो सकता है कि थर्सडे को शायद कल फायरवर्क्स हो और फिर होपफुली फिर ट्रेंड सेट हो कि यहाँ से अब सिचुएशन और पॉजिटिव रहे। देखिए अगर ये यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ गए और 17820-25 पर अगर क्लोजिंग मिल गई हर्षिता, तो कल बस एक गैप अप चाहिए हमको, फिर वो 17863 क्रॉस होगा तो जो बाकी के शॉर्ट्स बचे हैं सिस्टम में वो कवर होंगे, और जो नेट शॉर्ट्स सिस्टम में है वो नेट लॉन्ग हो जाएंगे। चलिए काम करते हैं, फटाफट BTST ले। उससे पहले एक हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में आज के गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करेंगे इन्फोसिस के साथ। हालांकि हमने बात की थी इसके बारे में, लेकिन ये रिकवरी नहीं कर रहा है। क्या लग रहा है यहाँ से एक लॉन्ग टाइम वाइज करेक्शन में ये स्टॉक जा सकता है? और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसमें SIP की जाए या लमसम में इसको खरीदा जाए, आपका क्या व्यू होगा? अनुज, थोड़ा कंसर्न है क्योंकि जो मैनेजमेंट का बॉडी लैंग्वेज भी था ऑन गाइडेंस, क्योंकि डिमांड इन्वायरमेंट इतना अनसर्टन है। और आज कल हमने देखा कि US में एक और बैंक में
थोड़ा सा रन आया है, डिपॉजिट्स पे शेयर प्राइस गिरा है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में। और नॉर्थ अमेरिका में इन्फोसिस का 40% एक्सपोजर है, बीएफएसआई डोमिनेंट वर्टिकल है। बट तो मुझे लगता है कि शायद प्राइस वाइज कहना बहुत मुश्किल है, थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, शायद आप एकदम फैग एंड पे हैं। बट अगर जो एक इसमें ब्लैक बॉक्स है वो है जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी। अगर ये बहुत एक्सटेंड तक जो कोडिंग जॉब है लोअर एंड को उसको इम्पैक्ट करता है तो थोड़ा सा नियर टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट हमने अनुज देखा है, चाहे वो जब मैं एमबीए कर रहा था Y2 के का कंसर्न था, .com बबल था, हमने लेमन देखा, डीमॉन देखा, पीछे कोविड देखा। इवेंचुअली जो वर्ल्ड है, जो बिजनेस और ट्रेड जिस तरीके से कंडक्ट होता है, डिजिटाइजेशन बढ़ेगा, कंपनीज का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेगा, वेंडर कंसोलिडेशन भी होगा इवेंचुअली। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है टाइम करेक्शन आपको देखने को मिले, तो एसआईपी शायद बहुत बेनिफिट ना करे इसमें। और आईटी में थोड़ा डिफरेंशिएशन हो रहा है। देखिए केपीआईटी के नतीजे बहुत अच्छे आए, उन्होंने 28 से 30% का गाइडेंस दिया है, निश प्ले है विद इन आईटी। एचसीएल के नतीजे इतने खराब नहीं थे, तो स्टॉक प्राइस, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी होगा वर्टिकल वाइज और ज्योग्राफी वाइज, और थोड़े और बेटर अपॉर्चुनिटीज है, बाजार और अपॉर्चुनिटीज दे रहा है दूसरे पार्ट में, वहां पे मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक सेक्टर जहां पर मार्केट ने लैच ऑन किया और जबरदस्त बाइंग की इस पूरे महीने, वो है ऑटोज। इस महीने टाटा मोटर्स 14% ऊपर, बजाज ऑटो 11% ऊपर ऑल टाइम हाई पर, आयशर मोटर्स करीब करीब 10% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 7% ऊपर। शानदार महीना रहा है ये ऑटोज के लिए। एक सिर्फ मारुति को छोड़ दें तो बाकी सब स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा ये मंथ रहा है। मारुति भी हालांकि ग्रीन में रहा है 2.5% ऊपर। यहाँ आपकी क्या पिक्स होंगी, और स्पेशली मारुति जिन अभी नंबर्स आए थे वहां पर स्पेसिफिकली आपका व्यू क्या होगा? तो नीरज, मारुति में बहुत लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला है हमें। आप देखिए, मुझे लास्ट याद है शायद 2017 में 10,000 रुपए का था। थोड़े से अब नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली थोड़ा सा मारुति को बेहतर करना चाहिए इतने लंबे कंसोलिडेशन का। थोड़े से ऑपरेटिंग मार्जिन भी शायद वापस आ रहे हैं। मारुति जब अच्छा करता था तो डबल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन होते थे, अच्छे हेल्दी डबल डिजिट होते थे, वो हमने देखा। तो थोड़ा सा लॉन्चेस, जैसे एमएनएम ने अच्छे लॉन्चेस किए पीवी में, आई थिंक मारुति बेलवेदर है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, 44-45% मार्केट शेयर है। तो वो थोड़ा मार्केट शेयर अगर गेन करेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। मेरा फोकस अभी एमएनएम पे ज्यादा है, थोड़ा सा रूरल प्ले भी है, मुझे लगता है ये साल थोड़ा सा बेटर रहेगा रूरल इकोनॉमी के लिए। उसके अलावा उनके बैक टू बैक अच्छे सक्सेसफुल लॉन्चेस हुए हैं एसयूवी के, तो वो पाइपलाइन भी अच्छा है। फार्म इक्विपमेंट पे काफी फोकस है। कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है अनुज, और वैल्यूएशन डिस्पाइट वो 800 से 1200 की रेंज में आया है, फिर भी आई थिंक मोस्ट रीजनेबली वैल्यूड स्टॉक है अगर आप कंपेयर करेंगे पीयर सेट से। टू व्हीलर्स में मुझे टीवीएस ज्यादा अच्छा लगता है। उनके जो iQube के यूनिट्स हैं, ऑलरेडी 30,000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं मंथली नंबर्स की। उनके बाकी लॉन्चेस भी बहुत अच्छे गए हैं। आप देखिए टीवीएस ने कैसे 6% से 11-12% ऑपरेटिंग मार्जिन किया है, लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास है, 1100 के ऊपर है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज में उतनी मूवमेंट नहीं आई है जितना जैसा आपने बताया ओईएम्स पे देखने को मिली है। तो वहां थोड़ा सा मुझे लगता है कैचअप देखने को मिल सकता है। जय भारत है, एंड्योरेंस है, मिंटा पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, मुझे लगता है वहां थोड़ा सा कैचअप देखने को मिल सकता है। टाटा कंज्यूमर जिसके नतीजे आज जिस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं गुरमीत, वहां पर तो फाइन प्रिंट यही कह रहा है कि मास मार्केट ब्रांड सॉल्ट संपन्न में पिकअप है। इनफैक्ट इनकी प्रीमियम चाय में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है वर्सेस जो लो टिकट आइटम्स हैं, और स्टारबक्स का जो रेवेन्यू 1000 करोड़ के बियॉन्ड गया है। ये क्या एक इंडिकेटर रहेगा कि बाकी सभी कंपनियों की तरफ से क्या डिलीवरी आएगी? ऑफ कोर्स हमने नेस्ले और टाटा कंज्यूमर देख लिया, कल एचयूएल आएगा एंड द रेस्ट विल फॉलो। टाटा कंज्यूमर के जो बेवरेज सेक्शन है वो बहुत स्टेडी रहा है। हमने देखा उसमें सॉल्ट में मार्केट शेयर और भी गेन किया है, प्रीमियमाइजेशन हुआ है। जो ग्रोथ इंजन है उनका वो दो है, एक जो हम इन होम कंजम्पशन बोलते हैं जिसमें संपन्न आता है, तो ये मार्केट मुझे लगता है 15-20% से ग्रो करता रहेगा। तो इसमें प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, तो जो टी कॉफी आटा में हुआ है, आपके मैक्सिमम किचन शेल्फ में जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्रांडेड हो रहे हैं, तो उसका बेनिफिशियरी रहेगा टाटा कंज्यूमर रहेगा, कुछ हद तक मुझे लगता है आईटीसी भी रहेगा, कुछ हद तक शायद अदानी विलमार भी हो। तो एक बड़ा ट्रेंड है। तो स्पाइसेस है, सीरियल्स है,
और वो अलग अलग सेगमेंट्स में आ रहा है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी आ रहे हैं। फिर एक उनका आउट ऑफ होम कंजम्पशन वर्टिकल है जिसमें स्टारबक्स है, नरिश को है। स्टारबक्स ऑलरेडी 1000 करोड़ के टॉप लाइन पे आ गए। तो ये बिजनेस मुझे लगता है 2-3x हो सकता है अगले 3-4 साल में। तो बहुत ग्रोथ लीवर्स है। फास्ट एफएमसीजी में आप डबल डिजिट वॉल्यूम रेवेन्यू ग्रोथ देखना चाहते हैं कंटिन्यूअसली, ताकि वो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सके। मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर वो दोनों वर्टिकल्स है। तो ये जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो ये टाटा ग्लोबल बेवरेज होती थी कंपनी आज से 6-7 साल पहले, तो 100 करोड़ का एबिटा होता था क्वार्टरली, आज 500 करोड़ का एबिटा है। मुझे लगता है ये ऐसी कंपनी है जो 3-4 गुना अपने एबिटा को कर सकती है अगले 5-6 साल में। तो हमारे लिए काफी पोर्टफोलियो स्टॉक है, मेरी काफी हाई कन्विक्शन, काफी कन्विक्शन है इस पर्टिकुलर काउंटर पे हमारा। ओके, आप हर्षदा ने प्रश्न दागा यहाँ पे टाटा कंज्यूमर को लेके। एंड लुक एट निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 47,400 एट ऑल टाइम हाई। और अगर मैं सिर्फ इस मंथ ऑफ अप्रैल को कैलकुलेट करूं तो करीब करीब निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में, जहां अल नीनो के चलते आप देखें बहुत सारी बातें हो रही थी, ऑप्शन बट्स थे, बट 2200 पॉइंट इन मंथ ऑफ अप्रैल ये स्टॉक भागा, ये इंडेक्स भागा। नो डाउट, आई मीन आईटीसी ने डोमिनेट किया, बट 2200 पॉइंट ही भागा इंडेक्स। अच्छा गुरमीत, आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, सीमेंस एट ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई पर भी इतना कन्विक्शन के इंट्राडे में स्टॉक्स लगभग 100 रुपए चल रहे हैं। और इस स्टॉक में कोई रत्ती भर का रिट्रेसमेंट नहीं है। एलएनटी को देख लीजिए, एबीबी को देख लीजिए, इवन अब बीएचएल भी एक स्विंग देता हुआ। कोई वजह नजर आती है आपको यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर कंटिन्यू करें? वीरेंद्र जी, जो कैपिटल गुड्स की साइकिल होती है, जो इन्वेस्टमेंट साइकिल होते हैं, ये लंबी होती है। हमने देखा है बाकी मार्केट साइकिल शॉर्टन हो गई है। तो जब भी, और मैंने ये बात पहले भी बोली है, इंडिया में वो ग्रीन शूट नजर आ रहे हैं प्राइवेट कैपेक्स के। गवर्नमेंट तो पुश कर ही रही है इंफ्रा इन्वेस्टमेंट। आपने देखा 33% जंप था गवर्नमेंट के एलोकेशन में बजट। तो अगर आप पाइपलाइन देखें, जैसे हम टेंडर पाइपलाइन बोलते हैं, तो बहुत बहुत सॉलिड है। वो हाइड्रोकार्बन्स में भी अच्छी है, मोबिलिटी में भी बहुत अच्छी है, जैसे हम मेट्रो वगैरह और बाकी जो ट्रैक करते हैं, और न्यू एनर्जी में भी बहुत इन्वेस्टमेंट है। एलएनटी पर्टिकुलरली काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बेलवेदर स्टॉक है। थोड़ा सा रिएक्शन आया था जब आईटी स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस देखने को मिली थी इन्फोसिस के, क्योंकि एलएनटी की होल्डिंग्स है, सर्विसेज, आईटी सर्विसेज एक बड़ा सेगमेंट है उसका। और थोड़ा सा उन्होंने अपना जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत अच्छा मैनेज किया है, डिस्पाइट लास्ट ईयर हमने देखा रॉ मटेरियल प्राइसेस अच्छे थे। थोड़ा उनका हैदराबाद मेट्रो भी रिजॉल्व हुआ है, जिससे जो उनका डेट और वर्किंग कैपिटल दोनों पे फेवरेबल इम्पैक्ट आया है। तो ये बेलवेदर स्टॉक है, ये एक तरीका करने का। और मेरा ये मानना है, अगर आप चाइना की ग्रोथ देखें, वो हाउसिंग लेड कैपेक्स था। तो इंडिया में भी वो चीज देखने को मिल रही है। आप रियल एस्टेट लॉन्चेस देखिए, मॉर्गेज डिसबर्सल देखिए बैंक्स का, हाउसिंग पे इम्पैक्ट नहीं आया डिस्पाइट की रेट्स काफी ऊपर है। तो हाउसिंग लेड कैपेक्स मुझे लगता है बेटर स्टोरी है फंडामेंटली खेलने के लिए, जिसमें आप उसको एचएफसी से खेल सकते हैं, केबल्स एंड वायर से खेल सकते हैं, सैनिटरी वेयर से खेल सकते हैं। तो हमें उसमें पॉलीकैब है, सेरा है, काफी सारे अच्छे बिजनेसेस है, अच्छी बैलेंस शीट के बिजनेसेस है जो अच्छे लगते हैं। तो आप दोनों तरीके से करिए, एक बेलवेदर कैपिटल गुड्स सेगमेंट से, और दूसरा बिल्डिंग मटेरियल्स है, जिसमें केबल्स एंड वायर्स है, सीमेंट है, सैनिटरी वेयर और बाकी सेगमेंट्स है। अच्छा गुरमीत, दो स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहूंगा जो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, दोनों इस समय 52 वीक लो पर। एक क्रॉम्पटन कंज्यूमर, जहां आपने न्यूज़ ऑब्वियसली देखी होगी, कल काफ़ी डैमेज हुआ, और दूसरा नायका, जो ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई, शानदार मूव दिखाया और लगातार फिसला, और अब अपनी लिस्टिंग के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पर। दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या होगा? तो नायका, अनुज, मैंने पहले भी बोला था कि वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते हैं। आप 10-20 करोड़ प्रॉफिट करके ये वैल्यूएशन कमांड नहीं कर सकते। और जो बिजनेस का एक मोड है वो चैलेंज हो सकता है, वो अजियो कर सकता है, टाटा लग्जरी कर सकता है, तो डिस्ट्रप्शन हो सकता है उसमें। हालांकि वो उनका जो पर्सनल ब्यूटी केयर मार्केट है उसमें काफी अच्छा स्टिकीनेस है, रिपीट ऑर्डर्स वगैरह अच्छे हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट्स नील होते हैं या बहुत कम होते हैं, तो आप ग्रोथ मेट्रिक्स को, ये वैल्यूएशन मेट्रिक्स को थोड़ा तवज्जो देते हैं। अभी तो मार्केट कैश फ्लोज और अर्निंग्स देखना चाहता है, और आप रिजल्ट्स में देखिए, जहां नतीजे अच्छे हैं बैंक मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। आज टाटा कंज्यूमर देखिए, पीछे हमने आईसीआईसीआई बैंक का नतीजा देखा। तो जहां भी अच्छे नतीजे हैं बाजार रिवॉर्ड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी भी ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस या न्यू एज कंपनीज अगर करेक्ट हो गई हैं, तो करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सडनली वैल्यू आ गया, वेट करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट साइकिल जब रिवर्स होना शुरू होगी तब शायद देखना बेटर रहेगा। क्रॉम्पटन कंज्यूमर में न्यूज जो है वो लीडरशिप रिलेटेड है,
तो अभी एकदम से नजरिया बनाना थोड़ा सा मुझे लगता है ट्रिकी हो सकता है। बट ओवरऑल जो अगर आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स एक सेगमेंट को अगर पूरा देखें तो उसमें काफी सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज और भी हैं। पॉलीकैब की हमने चर्चा करी, जिसका अगर आप उनका देखिए अभी भी केबल्स एंड वायर्स 85% है, 15% ही है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट, जिसे हम FMEG बोलते हैं। ये काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 30% ग्रो कर रहा है। और भी इसमें नाम है जो आप देख सकते हैं। अभी समर्स का ऑनसेट है, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नेम्स भी अच्छा कर सकते हैं। वोल्टास ने 4-5 साल में कुछ नहीं किया है, क्योंकि EMPS डिवीजन ने अच्छा नहीं किया है, बट मार्केट शेयर बढ़ा है उनका RAC में लगभग 26%। तो कुछ व्हाइट गुड सेगमेंट्स देखे जा सकते हैं, कंसिडरिंग कि मुझे थोड़ा सा रूरल रिकवरी भी दिखाई देती है इस साल अच्छे क्रॉप के साथ और स्टेट इलेक्शंस की वजह से। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपसे जल्द आगे बातचीत होगी। थैंक यू। गुरमीत चंदा अपनी राय देते हुए मार्केट्स पर। लेकिन भारतीय बाजार की आज की क्लोज की तैयारी, आखिरी 10 मिनटों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 17,821 डे हाई पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक वही लेवल जिसका आप जिक्र कर रहे थे अनुज, 17,820। होपफुली यहाँ पर हम टिक जाएं और एक क्लोज देखने को मिले। 170 पॉइंट ऊपर भी यहाँ पर निफ्टी बैंक भी आ चुका है। फटाफट से डीलिंग रूम का चेक लेते और BTST ट्रेड्स की तरफ बढ़ेंगे। बताइए, क्लोजिंग तो फर्मर ग्राउंड पर अब होती हुई यातिन? बिल्कुल, एक ठीक ठाक बाजार का मोमेंटम है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है F&O मार्केट में। स्पेशली जब मई सीरीज का आगाज हो रहा है, डीलर्स काफी बुलिश हैं कैपिटल गुड स्टॉक्स को लेके। वहां उनकी पसंदगी सीमेंस पे है। ऑब्वियसली स्टॉक 3-3.5% ऊपर है, लेकिन डीलर्स को लगता है यहां से भी मोमेंटम स्टॉक में बनेगा। इनफैक्ट उनको लगता है स्टॉक में अभी भी 30 से 40 रुपए की अपसाइड बाकी है और इसीलिए यहां वो एक BTST का ट्रेड 1-2 दिन के व्यू से ले रहे हैं। इसके अलावा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टॉक भी फोकस में है क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहां फिर से खरीदारी शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब गैस स्टॉक्स में न्यूज आई थी तब गेल में अच्छा मोमेंटम आपको दिखा था। PNGRB ने टैरिफ भी रिवाइज किए थे, तभी भी स्टॉक मोमेंटम में था, तो वो कंटिन्यूड रहेगा और डीलर्स को लगता है 115 से लेकर 116 तक के टारगेट्स बहुत जल्द इस काउंटर पे आने चाहिए। मई सीरीज में अच्छे रोल ओवर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक स्टॉक आज डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार पे है। तो गेल जैसे काउंटर्स रेडार पर आते हुए और दोनों स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हो क्या रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर। सीमेंस जिसका हम जिक्र कर रहे थे 3.5% ऊपर और गेल में करीब 1% के गेन्स। चलिए अब STBT या BTST, ज्यादातर तो तेजी के ही ट्रेड्स आएंगे, आई एम सर्टेन। चंदन, आपका ट्रेड? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे पावर ग्रिड पे फोकस करूंगा। पहले मैंने टाटा कंज्यूमर की बात की और अब मैं पावर ग्रिड पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे लगभग मैं देख रहा हूँ 15-17% के ऊपर इंटरेस्ट हो रहे हैं और राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। वीकली चार्ट, डेली चार्ट काफी अच्छा सेटअप है। हल्का सा फॉलोअप आता है तो 5 से 8% के अपसाइड और बनेंगे, तो इस पर खरीदारी की सलाह रखेंगे। 232 का सपोर्ट है, ऊपर में 250 के टारगेट आपको पावर ग्रिड में मिलने चाहिए। ओके, पावर ग्रिड यहाँ पर आपको BTST करना है। शानदार मोमेंटम इस समय स्टॉक में। गाबा सर, आपकी ट्रेड? अगेन लॉन्ग ही रहेगी और वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्रेड करा 110 के आसपास, ₹1 का स्टॉक होना चाहिए। 109 टारगेट, 114, 114 गेल, गैस अथॉरिटी। चंदन हो गया, गाबा गेल 110 बाय ट्रेड रहेगा। मानस, आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, SCL टेक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है, तो SCL टेक का मे वाला फ्यूचर बाय करेंगे। 1044 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1075 के टारगेट सेट कर सकते हैं और 1060 का कॉल ऑप्शन मे मंथ वाला ले सकते हैं। ₹21 का ट्रेड हो रहा है। ₹17 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹30 के टारगेट सेट करिए। साथवते, आपकी बारी, आप क्या ट्रेड लेंगे? हर्षद जी, देखिए 2 काउंटर्स पे नजर है, एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट। अगर इसमें से एक लेके जाना है, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन बर्जर पेंट। इट्स अ डायमेट्रिक फॉर्मेशन ब्रेकआउट। कल भी मेरे हिसाब से मैंने इसका एक रिकमेंडेशन दिया था लोअर लेवल पे 590। तो ये जो 603, 604 के आसपास के ट्रेजेक्टरी, मुझे लगता है एक अच्छा लेवल होगा। 600 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 595 एंड अकॉर्डिंग टू पैटर्न, जो लोग जो डायमेट्रिक फॉर्मेशन की बात करें, इसका टारगेट बनता है करीबन 635, 640। लेकिन अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा करीबन 620 का। तो यहाँ पे बाय करें बर्जर पेंट। और प्रदीप, आपकी ट्रेड क्या होगी कैरी करने के लिए? मेरे तरफ से PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे बाय रहेगा। स्टॉक आज के सेशन में इसके अर्ली चार्ट्स पे फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 165.30 के करंट रेट पे इसको ले सकते हैं। 160.60 का स्टॉप लॉस रहेगा और 170 के टारगेट्स रहेंगे। फिलहाल आपके लिए PFC की तरफ से के लिए भी एक ट्रेड आता हुआ। लार्जली सारे ट्रेड्स आपके सामने हैं, तेजी की तरफ ही पोजीशन, एक लेकिन स्क्यू दिख रहा है पावर कंपनियों की तरफ।
जहां पर पावर ग्रिड, पीएफसी जैसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। और डीलिंग रूम में हम सीमेंस की बात कर रहे थे। आखिरी एक 8 मिनट बचे हैं और एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो चंदन ने मेंशन किया था, पावर ग्रिड 2.5% ऊपर एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ तेजी आ रही है। HUL के नंबर्स कल आएंगे। 2500 के ऊपर का क्लोज की तैयारी करता हुआ ये काउंटर 1% के गेंस। M&M में भी कुछ जोश आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। 1215 के लेवल्स आ चुके हैं M&M पर। और निफ्टी गौर करिएगा 17820 के आसपास ही मंडराता हुआ 50.2 पर। आप लास्ट टिक तो उस लेवल को देखना चाहेंगे? हाँ, ये 2.25 तक चलेगा। हाँ, वैसे खैर 3 से 3.5 का वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाएगा हर्षदा, तो मेरे ख्याल से एडजस्टेड क्लोज 815 के करीब आएगा, 810-15 के करीब आएगा। क्लोज अच्छा है, चलेगा बिल्कुल चलेगा। और देखिए आज सुबह का लो देखिए 17,711, ब्यूटीफुली मार्केट ने रिस्पेक्ट किया उस जोन को 17,675 से 17,725। ये 50 पॉइंट का एक छोटा जोन था बाय करने का, उसको रिस्पेक्ट किया और अब मार्केट डेज हाई पर बंद हो रहा है। मेरे ख्याल से आप कैरी भी कर सकते हैं इसको हर्षदा, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या हो रहा है अल्टीमेटली, आप कैरी करेंगे तो रिस्क क्या है कैरी करने का। कल मैक्सिमम टू मैक्सिमम गैप डाउन होगा इंडियन मार्केट में, गैप डाउन में लेकिन 40-50 पॉइंट से ज्यादा नहीं हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा SGX कुछ और इंडिकेट कर रहा था और आप खुले सिर्फ 10-12 पॉइंट नीचे, तो रिस्क बहुत कम है कैरी करने का। और अगर आज यूएस मार्केट में तेजी आ गई कल की गिरावट के बाद, जो कि फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हो, खासतौर से नैस्डैक के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट के मूव के बाद, अगर तेजी आ गई और कल किसी भी कारण, और एशियन मार्केट्स में भी ड्यू है एक बाउंस बैक अब काफी टाइम के बाद, कल एक्सपायरी है, अगर कल मार्केट ने एक गैप अप दे दिया आपको और वो 17,863 निकाल दिया, तो मुझे लग रहा है कि फिर वो 17,900 पॉसिबल है। और हो सकता है कि कल इवन 950-60 तक के आपको मूव कल दिख जाए निफ्टी में। एक्सपायरी है, एक मोमेंटम पॉसिबल है, आज नहीं आया मोमेंटम, कल आ सकता है। आज भी एक्चुअली सेकंड हाफ में तो अच्छा मोमेंटम आया है, और अगर आपने सुबह की डिप बाय की है तो फिर आपको बता रहा है ये ब्यूटीफुल चार्ट है। देखिए ये इससे अच्छा चार्ट बुल मार्केट में हो नहीं सकता कि आपको एक डिप मिली, वो आपने बाय की और उसके बाद आपने उसको रिविजिट ही नहीं किया कभी भी। जी हाँ, स्ट्रेंथ डेफिनेटली है नंबर्स में। और निफ्टी बैंक इस बीच लगभग 180 पॉइंट ऊपर आ गया, 42,860 के लेवल्स के आसपास ये क्लोजिंग की तैयारी बनती दिखाई दे रही है। तो मूड फिर से चुस्ती का, डिप का पूरा फायदा उठाया गया। वीरू, कोई डेटा पॉइंट्स जो नजर में रखने चाहिए आज रोल ओवर्स के लिहाज से, या फिर अगले हफ्ते अगली सीरीज में जो पोजीशंस कैरी की जा रही है उसके लिहाज से? देखिए हर्षदा, फाइनल रोल ओवर के स्टैट्स तो आई थिंक कुछ देर में मालूम चलेंगे, लेकिन मैं प्रोविजनल रोल ओवर के फिगर्स को देखूं तो निफ्टी में अब तक रोल ओवर अप्रॉक्सीमेटली हुआ है। इनफैक्ट जो अभी के स्टैट्स हैं उसके मुताबिक इट्स 46% इन निफ्टी, और बैंक निफ्टी का रोल ओवर थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है, और बैंक निफ्टी का रोल ओवर है इस वक्त करीब 55%। याद रखिएगा ये जो क्लोज है निफ्टी बैंक का 42,865 पोस्ट आई थिंक 25 ऑफ जैन, ये सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है जिसका जिक्र मैं कल भी कर रहा था। 25 जनवरी ही एग्जैक्टली आप देखें वो जब डेट था जब वो रिपोर्ट सुबह सुबह आई थी और अदानी सागा पूरा का पूरा शुरू हुआ था। सिंगल डे में बैंक निफ्टी में एक वो फॉल था, कितना 42,700 से लेकर करीब समझ लीजिएगा कि 41,600 तक का फॉल था इंट्राडे में। आज बैंक निफ्टी उस पूरी 25 जनवरी की कैंडल को ओवरटेक करके क्लोज होता हुआ इट्स 42,861, 25 जनवरी के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज। बट कीर्तिमान अगर किसी ने स्थापित किया है तो इट्स निफ्टी FMCG इंडेक्स, करीब 2200 पॉइंट के अपर स्विंग के साथ निफ्टी FMCG इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई थैंक्स टू ITC। हालांकि आज टाटा कंज्यूमर का जो शो था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, और फार्मा में अरविंदो फार्मा, और जहां तक बैंकिंग का सवाल है यहाँ पे एक दो स्टॉक्स जो कि लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ कैनरा बैंक काफी स्ट्रॉन्ग रहे। आज FMCG इंडेक्स में, आई मीन कमिंग बैक टू FMCG वंस अगेन, 21,076 पे, यस मेरे सिस्टम ने अभी अलर्ट किया कि नेस्ले का ये ऑल टाइम हाई क्लोज है, नेस्ले का ये ऑल टाइम हाई क्लोज है। तो ये ITC प्लस नेस्ले एट ऑल टाइम हाई, और एक और चीज ऑल टाइम हाई की श्रेणी में आप ABB को भी प्लेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ABB जहां पे क्लोज हो रहा है 3400, ये नॉट एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली अगर आप देखें ये इसका ऑल टाइम हाई है। और एक और स्टॉक जिसने अपना ऑल टाइम हाई आज लगाया है दैट सिमेंस 3449, आज सुबह CNBC आवाज की कॉल में शामिल था। ये डे हाई पर और ऑल टाइम हाई पर, इंट्राडे के लिहाज से ये सिमेंस का
पोस्ट आई थिंक जुलाई 2022 सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हर्षता जो कि आज अपना ऑल टाइम हाई छूते हुए, बट आज का अगर कोई स्टार परफॉर्मर है शायद वो आप ट्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन इट्स निफ्टी FMCG इंडेक्स हर्षता। जी हाँ, वहीं पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है एंड ऑल थैंक्स टू नेस्ले, टाटा कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन की HUL भी मजबूत नंबर्स डिलीवर करेगा, वो स्टॉक भी 1% ऊपर। तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी 2.5 मिनट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। निफ्टी 17,821 डे हाई पर ही क्लोज दिखाने की पूरी तैयारी कर रहा है, 51 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो 170 पॉइंट ऊपर, यहाँ पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक डे लो से बना। निफ्टी IT देखिए 75 अंकों की बढ़त देखने को मिली। TCS की तरफ से हमने देखा थोड़ा सा ट्रैक्शन आज जोर पकड़ता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में रहे हैं, TCS ऑफ कोर्स 0.5% ऊपर, लेकिन आप देखिए पावर ग्रिड जिसमें जाते जाते अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। आज के सत्र में हमने क्लोजिंग पर 2.5% का मूव देख लिया। टाटा कंज्यूमर और नेस्ले जैसे स्टॉक्स, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स पर स्टॉक 1% 1.5% ऊपर, नेस्ले ने आज फिर कैचअप करता हुआ दिखाई दिया है और 2% ऊपर क्लोज दिखा रहा है और HUL 1% ऊपर है, जिसके नतीजे कल आएंगे। मारुति के नतीजे भी हमने इसी कार्यक्रम के दौरान देखे हैं और वहां पर अगर आप देखें तो लगभग 0.5% की रिकवरी लास्ट जब हमने नोटिस की थी आई थी कमेंट्री पर कि कंपनी दरअसल अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहेगी, लेकिन शांत बंद हो रहा है स्टॉक 8,500 के आसपास। 8,550 का डे हाई था, 84-82 के आसपास इस समय का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा आज के दिन KPIT टेक्नोलॉजी के भी नतीजे आए, गाइडेंस भी कंपनी ने पोस्ट किया और उसके बाद स्टॉक का क्या हाल हुआ है। 6% के गेन्स देखने को मिले हैं, एक बड़ा मूव देखने को मिला इस पर्टिकुलर काउंटर में पोस्ट नंबर्स आज की। लेकिन पूरी तेजी और लाइमलाइट सरकारी कंपनियां जो गुजरात सरकार की लिस्टेड कंपनियां हैं शेयर बाजार में, उन्होंने बटोरा। आप GSFC देखें अपर सर्किट पर, GNFC देखेंगे तो वहां पर भी 10-10.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। इसके अलावा आप गौर करें गुजरात एल्कलीज जैसे काउंटर्स, GMDC जैसे काउंटर्स, GIPCL जैसे काउंटर्स, सब में एक तरफा तेजी देखने को मिली है। तो ये पूरा पैक था जहां पर आज हमने देखा अच्छी खासी खरीदारी, बारिंग ऑफ कोर्स गुजरात गैस जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी। डबल डिजिट गेन्स देखने को मिले इन सभी काउंटर्स में। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप जहां पर आपको तस्वीर साफ होती दिखाई देगी कि क्या चला है और क्या नहीं। तो तेजी वाले काउंटर्स में 3 टॉप ट्रेड्स की हमने चर्चा कर ली। उसके बाद L&T देखिए आज 1.5% ऊपर, SBI लाइफ नतीजों का इंतजार है, कल सुबह में इसका विश्लेषण करेंगे। स्टॉक 1% से ज्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। आयशा में हमने देखा एक अच्छा खासा कैचअप देखने को मिला। एक्सिस के नतीजे कल आएंगे और उससे पहले तेजी की पोजीशंस मार्केट लेके जा रहा है। SBI HDFC बैंक जैसे ट्रेड्स में तेजी, ICICI बैंक में भी तेजी का ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो में अगर आप ध्यान दें, आयशर, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स, मारुति जैसे स्टॉक्स हल्की बढ़त पर क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज बजाज ऑटो नतीजे अच्छे, कमेंट्री भी खराब नहीं, लेकिन स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिली। मुनाफा वसूली हिंडाल्को में भी नजर आई है। बजाज फिनसर्व, NTPC, रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.5% के नुकसान पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। तो जो एडजस्टेड क्लोज आएगा वो आपकी स्क्रीन पे कुछ देर में आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल 17,818 के आसपास निफ्टी की यहाँ पर आज दिन विराम लेता हुआ दिखाई देगा और निफ्टी बैंक करीब 42,875 के लेवल्स पर टिक रहा है, 196 पॉइंट ऊपर। तो आज की जो चाल है और आज के डे लो से जो रिकवरी है वो सराहनीय है। कल पूरी तैयारी तेजी के साथ इस सीरीज को खत्म करने की। सीधा सौदा में जो पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी वो आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगी, जहां पर सबसे ज्यादा गेन्स देखने को मिले हैं। GIPCL, GMDC, गुजरात एल्कलीज और महिंद्रा CIE ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं आशीष के लिए। नीरज ने धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स पिक किया, 7% के गेन्स। रैलिस शॉर्ट साइड का ट्रेड था, लगातार हमने देखा है कई क्वार्टर से खराब प्रदर्शन, 3% नीचे। अनंत राज नंबर्स पर तेजी में और इंडियन होटल्स में हल्की सी बढ़त आई। ऑफ कोर्स इंडियन होटल्स के नंबर्स भी कल आएंगे। तो ये सभी वो काउंटर्स हैं जिनमें आज सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। कुल मिलाकर एक फर्मर लेवल पर एक मजबूत क्लोज आप कह सकते हैं निफ्टी के लिए। जी हाँ, एक बेहद शानदार क्लोज 17,818। निफ्टी जो बैंक है ये 3 महीने के सब कुछ पे। तो कुल मिला के अनुज, बुद्ध से कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन गुरु से बहुत उम्मीदें हैं अभी भी। अच्छी क्लोज।
बिल्कुल अच्छी क्लोज और एक गैप अप मिल जाए बस अब कल, तो मार्केट फिर फाइनली उस रेंज से बाहर आएगा जो अप्रैल का हाई रहा है अब तक का 17,863, उसके ऊपर निकलेंगे हम। और स्लो एंड स्टडी ठीक है, 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड, तो अल्टीमेट रिजल्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड होता है। एग्जैक्ट वही मार्केट इस समय कर रहा है। जी हाँ, कल फिर हमारे इस पूरे पैनल की मुलाकात होगी सुबह सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में। हर्षता, मेरी, आशीष और नीरज जी की, और उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। नमस्कार।